बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप मंडल विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं उदयलाल जी भटाना। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो IARF। ठीक है, धन्यवाद। राम राम सा। आपकी विधानसभा क्षेत्र मंडल में देवनारायण जी का मंदिर, भगवान देवनारायण जी का मंदिर पिछले 48 सालों से बंद है। क्या कारण है उस मंदिर के बंद होने के, और ये मंदिर कब तक खुलने की संभावना है? ये मंदिर 1977 से ही बंद है। जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था तब से ये मंदिर बंद है। और इस मंदिर के बारे में मेरे को जानकारी हुई थी 2015 के आसपास कि भाई मांडल गांव के अंदर एक देवनारायण भगवान का मंदिर बंद है और वो बरसों से बंद है। तब से मैं इसको खुलवाने के लिए प्रयासरत हूँ, संघर्षरत हूँ। मेरे से जो जैसा होता है वैसा प्रयास करता हूँ भाई ये भगवान देवनारायण का मंदिर खुलना चाहिए। बहुत सारे बार आंदोलन हुए, धरने प्रदर्शन हुए, उसमें मैंने सब जगह सहयोग किया, लेकिन कभी ऐसा कोई आंदोलन नहीं किया जिससे हिंसा बढ़ के लोगों के ऊपर लफड़े हों या किसी की मारपीट हो। ऐसा मेरी तरफ से ऐसा कोई अहिंसक आंदोलन नहीं किया गया। जब जब आंदोलन किए, जब नौजवान जोश में आते हैं और सोशल मीडिया पे कोई आह्वान करता आ जाते हैं, तो मैंने हमेशा से उनकी मदद की, हमेशा से ही, और आगे भी करता रहूँगा। ऐसा नहीं कि नहीं है। ये 1977 से बंद है। मंदिर बंद होने का कारण ये है कि भाई वहाँ पर जो हमारे भगवान देवनारायण का मंदिर है वो बंद है जी। मंदिर के पास में एक चबूतरा है अभी भी, जिस पर मस्जिद बनी हुई है। तो जब हमारे जो पूर्वज थे, बड़े बुजुर्ग थे, उन लोगों से समाज विशेष के लोगों ने कहा कि भाई हमारे मोहर्रम के ताजिए निकलते हैं, हमारे को ताजिए बनाने के लिए चबूतरे की आवश्यकता है। तो हमारे समाज के लोगों ने कहा कि भाई आप अपना चाहता, क्योंकि आज से 50 साल पहले ऐसा कोई हिंदू मुस्लिम का ऐसा कोई द्वेषता वाली भावना नहीं थी जी। तो उन्होंने वो चबूतरा दे दिया और काफी सालों तक उन्होंने ताजिए बनाया। उन सब लोग सामंजस्य से आपस में रहते थे, एक दूसरे की मदद करते थे। फिर उन्होंने उस चबूतरे के ऊपर कब्जा करके उसके ऊपर एक मदरसा बनाया। अच्छा। मदरसा बना करके उसके ऊपर मस्जिद बना दी, जो आज भी है। फिर भी हिंदू समाज ने कुछ नहीं कहा। देवनारायण भगवान की सेवा पूजा हो रही थी, उनके भी सेवा पूजा हो रही थी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी। उस मंदिर के अंदर एक बोरडी का जो पेड़ है, उसकी एक टहनी को लेकर टहनी मस्जिद की तरफ चली गई। उस टहनी को काटने को लेकर के 1977 में कोई कहा सुनी हुई छटफूट छोटी मोटी घटना हुई, उसको लेकर के विवाद शुरुआत हुई। उससे पहले भगवान देवनारायण के मंदिर में सेवा पूजा हो रही थी और उनका भी जो धर्मस्थल है वो उनके पूजा कर रहे थे। तो उसको विवाद को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ। जब जलजूलनी एकादशी का जो वक्त था और जलजूलनी एकादशी के ऊपर जब भगवान चारभुजा नाथ के बेवान निकलते हैं, मांडल के अंदर जितने भी मंदिर है उन सब के बेवान निकल के दोवनी नाडी पर जाते हैं। तो हिंदू समाज के जो भी हमारे भाई जो रहे उस वक्त, वो सब लोग दोवनी नदी पर चले गए और पीछे मंदिर खाली थे। तो समाज विशेष के लोगों के द्वारा उस मंदिर की मूर्तियों को तोड़ दिया गया और उस मंदिर के अंदर एक पत्थर रख दिया गया और पत्थर रख के ये कहा गया कि ये तो हमारे मिट्टू शाह का तकिया है। जब आपके मिट्टू शाह का तकिया है तो मिट्टू शाह का तकिया तो सामने है, कुछ थोड़ा सा आगे है। उनकी वक्त की जो लिस्ट है उसमें भी एक ही जगह 70 पे भी है और उस पर दूसरी जगह भी 38 जगह भी 38 नंबर के सीरियल पे भी है। एक स्थान दो जगह पर कैसे हो सकता? जब ये तो वर्षों पूर्व मंदिर है, उसको तोड़ के कर दिया। तब से ये झगड़ा चल रहा है। हिंदू और मुसलमान आपस में लड़े। फिर सरकार ने कहा कि भाई ये इसको करते हुए 145 कोर्ट रिसीव में दे दिया। कोर्ट रिसीवरी में दे दिया तो वो तब से 145 की रिसीवरी में, SDM जब भिलवाड़ा लगते थे उन्होंने 145 रिसीवरी नियुक्त करके उसकी रिसीवरी थाने को दे दी। तब से ये मंदिर बंद है। तो फिर समाज विशेष के लोगों ने इसको 1982 में एक कोर्ट में गए कि भाई हमारा स्थान है, हमारे को दिया जाए। तो कोर्ट ने ये कहा कि भाई ये समाज ये जो स्थान है ये आपका नहीं है। फिर कोर्ट ने फैसला किया कि भाई ये आपका मुस्लिम पक्ष का नहीं है, तो फिर स्वतः हिंदू पक्ष का ही होता है वो तो। और फिर वो मांडल के बाद में भीलवाड़ा कोर्ट में गए तो वहाँ से भी वही फैसला आया 2010 में, ये मुस्लिम समाज का नहीं है, हिंदू समाज का है। तब कोर्ट में ऐसा कोई फैसला लंबित नहीं है। पर प्रशासन ये कहता है कि हिंदू मुस्लिम झगड़े होंगे, ये होंगे, तो उसको बना करके रोक रखा है। अच्छा। और उन्होंने ये कहा कि वक्त बोर्ड में जाके ये कहा गया कि ये हमारी संपत्ति है, हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा है।
जब ये 2002-2004 के आसपास वहाँ गए थे तो उन्होंने कहा भाई 95 से जो पहले के जो केस होते हैं उन केस को आप जो सक्षम न्यायालय हैं वहाँ जाकर के फाइट करें। तो सक्षम न्यायालय में वापस वो लोग वहाँ गए, उन्होंने लिख के दिया, उनकी कॉपी भी हमारे पास है। सक्षम न्यायालय में गए तो न्यायालय ने कहा कि भाई ये मुस्लिम पक्ष का नहीं है, तो हिंदू पक्ष का है, देवनारायण भगवान का देवरा है, ये कोर्ट के फैसले में लिखा हुआ है, मुस्लिम पक्ष का नहीं है। तो हमारा हुआ। फिर अभी वापस ये लोग 2015 के बाद में फिर वक्फ बोर्ड में जाके, वक्फ बोर्ड तो उनके घर की संपत्ति जो भी जाए वह जाके लिखा दे, वहाँ तो एक पक्षीय कार्रवाई होती है, जबकि ऐसी कोई कोर्ट में फैसला विचारा दिन नहीं है। और मेरी मुख्यमंत्री जी आदरणीय भजन लाल जी से भी बात हुई थी, उन्होंने कहा भाई बहुत जल्द इसको नियम संविधान और कानून के दायरे में रह करके इसका प्रशिक्षण करा के इसको खोलेंगे। और अभी हमारे पूर्व मंत्री जी हैं तो वो भी इसको एक पार्टी बढ़ा के हमारे एक समाज के भाई को कोर्ट में खींच रहे हैं। पूर्व मंत्री रामलाल जी, हाँ, अच्छा। उसमें नाम लेने में ऐसा भी मेरे को कोई गलत तो नहीं। रामलाल जी है, उन्होंने हमारे श्याम जी है गुवाहाटी वाले, उनको कहा कि कोर्ट में जाओ और पार्टी बनाओ। उनका एक ही मकसद है कि भाई मैंने कहा था कि भाई मैं अगर 5 सालों में मंदिर नहीं खुलवा पाता हूँ हाँ, तो मैं अगला विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये मैंने कहा था। बिल्कुल। और मैं आज भी स्टैंड हूँ कि भाई अगर मेरी 5 साल तक सरकार ने नहीं खुला पाया तो कोई बात नहीं, कोई और भाई लड़ेगा भाजपा के टिकट पे, तो कोई इनको तो चुनाव लड़ेगा, उदय लाल नहीं लड़ेगा तो कोई दूसरा लाल लड़ेगा। लालों की कोई कमी नहीं है, वो गलत फहमी में जी रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि इस केस को कोर्ट में उलझा दिया जाए जिससे उदय लाल का अगला भविष्य जीरो हो जाए। उससे मेरे ऊपर, जब देवनारायण भगवान का साक्षात मेरे ऊपर आशीर्वाद है तो फिर क्या है, इससे तो कोई बड़ी बात नहीं। भगवान का मंदिर मेरे को पूर्ण विश्वास है एक दिन खुलेगा, मतलब भगवान देवनारायण के आशीर्वाद से देवनारायण के आशीर्वाद से खुलेगा। और उन लोगों ने कभी देवनारायण भगवान के देव भक्तों का कोई नाम नहीं लिया, पर मैं तो ये कहता हूँ कम से कम देवनारायण भगवान में इतनी ताकत है, चमत्कार है कि जो लोग देव भक्तों के ऊपर लाठियां बरसाते थे, जो लोग देव भक्तों ने वो आंदोलन, मतलब केवल ये कहने आए थे कि हमारे भगवान का मंदिर खोला जाए, उन 70 देव भक्तों के ऊपर उन्होंने मुकदमे चलाए। 151 जो ऐसी धारा होती जिसमें आदमी स्वयं के 10,000 के मुचलके पे खुद रिहा हो सकता है, उसको किसी की जमानत की आवश्यकता नहीं होती। फिर भी उन देव भक्तों को जेल में डाला गया और 25-25 हजार की 2-2 हैसियत प्रमाण पत्र मांगे गए। मतलब 140 हैसियत प्रमाण पत्र होंगे तब वो लोगों को छूटेंगे। अच्छा, तो मेरे हिसाब से तो 140 हैसियत प्रमाण पत्र तो पूरे जिले में ही नहीं होंगे। हाँ, नहीं होंगे। 151 ऐसी कोई धारा नहीं है जो खुद की जमानत खुद दे सकता है। उस धारा में उस देव भक्तों को जिस व्यक्ति ने जेल में पहुंचाया, फिर उनको हमने हमारे स्तर पर आंदोलन करके हैसियत प्रमाण पत्र बनवा करके सब लोगों को 3-4 दिन बाद छुड़वाया। अच्छा। और उनकी जो मोटरसाइकिलें थी, बाइकें थी, उन बाइकों को धारा 35 पुलिस एक्ट में, जो है पुलिस एक्ट में, उनको अंदर डाल दी गई। 110 मोटरसाइकिलें थी, 80-90 मोटरसाइकिलें तो मैंने उसकी वेरीफाई करा करा के छुड़ाई। अच्छा। पर 25-30 मोटरसाइकिलें ऐसी है जो आज भी मॉडल पुलिस थाने में पड़ी है, जो कम से कम 25-30 लाख की है। किसी की फाइनेंस वाले के पास आरसी पड़ी है, किसी की मान लो आपने अगर कोई मोटरसाइकिल खरीदी, आपकी फाइनेंस वाले ने सीज कर ली और सीज करके उस फाइनेंस कंपनी ने किसी और को बेच दी, पर वो गलती से आरसी अभी भी आपके नाम ही चल रही और मेरे को गाड़ी बेच दी, तो अभी तक भी वो जिसकी सीज की वो तो थोड़ी क्यों देगा? तकनीकी खामी की वजह से 35 मोटरसाइकिलें अभी मांडल थाने में बंद है, जो कम से कम 40 लाख रुपए की है। आप लोगों ने देव भक्तों का इतना बड़ा नुकसान किया। देव भक्त आए थे, मंदिर खोले, अभी मेरे समय में भी 2-3 बार हुए थे। मैंने कहा शांति रखो, हम लोग खोलेंगे, प्रयास करें। फिर भी आप देव भक्तों पे आपने लाठियां बरसाई, मोटरसाइकिलें जब्त अंदर डाली और 151 में आप लोगों ने जेल में भेजा। हमने तो उनको छुड़वाने का ही काम किया, हमने कोई उग्र आंदोलन नहीं किया, किसी हिंसक आंदोलन करके किसी की जान माल का खतरा हो ऐसा कोई काम नहीं किया। पर जब जब अगर हिंदू समाज आक्रोशित हुआ तो मैंने उनकी मदद करने का पूरा प्रयास किया, उनके साथ खड़ा था, हूं और रहूंगा। पर चलो कम से कम हिंदुत्व की और भगवा की, सनातन की इतनी एक ताकत है कि जिन लोगों को भगवा का नाम लेने के लिए, सनातन का नाम लेने की शर्म आती थी कि हमारे समाज विशेष के लोग नाराज हो जाएंगे, वो लोग भगवान का, देवनारायण का नाम ले रहे हैं, भले वो किसी को रोकने के लिए ले रहे हैं, किसी भी वजह से ले रहे हैं, तो कम से कम भगवान की और भगवा की, हिंदुओं की एक ताकत तो है। और अपने आप में कभी धार्मिक आयोजन नहीं होते थे,
अभी कांवड़ यात्राएं निकल रही है, धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। आप तो 40 साल से राजनीति में हो, मैं तो 2 साल से आया हूँ, 4 साल से आया हूँ। हाँ। तो कम से कम आपने हिंदुओं के डर से, हिंदुओं के दबाव की वजह से आपने धार्मिक कार्यक्रम स्टार्ट करना। मैं तो यही हमारी जीत मानता हूँ कि कम से कम आप हिंदुत्व के मुद्दे के ऊपर आए तो सही। पहले तो केवल आप वोटों की राजनीति करते थे, किसी से डरते थे हमारा वो वर्ग नाराज हो जाएगा, पर आप हिंदुओं को मनाने के लिए, हिंदुओं को ले जाने के लिए कम से कम अब एक हिंदुत्व के अंदर इतनी बड़ी ताकत है, उस ताकत से डर करके जैसे भी आप अगर आए हो तो ये भगवान देवनारायण की, सनातन की एक ताकत है, उस ताकत की वजह से आप लोग इधर आ रहे हो, और ये भी मैं अपनी जीत मानता हूँ। मतलब सनातन की वजह से, अगर राजनीतिक द्वेषता की वजह से भी अगर भगवा ध्वज उठाया जा रहा है आपके विरोधियों द्वारा, तो यही आपकी जीत है। तो कम से कम हमारी वजह से भी आप आ रहे हो, आ तो रहे हो। हाँ। मैं तो कहता हूँ भगवान सनातन धर्म हमेशा जो आदि अनादि काल से चला आ रहा है, इस विश्व के ऊपर सबसे बड़ा अगर कोई धर्म है तो वो सनातन धर्म है। मैंने आज दिन तक कभी किसी धर्म या समाज विशेष के लिए अमर्यादित भाषा की कभी उपयोग नहीं लिया, किसी धर्म के लिए नहीं लिया। मैं मेरे धर्म की अगर बढ़ाई करता हूँ, मैं मेरे धर्म का प्रचार करता हूँ, उसके साथ खड़ा रहता हूँ। अगर उसमें भी किसी धर्म विशेष के लोगों को तकलीफ और आपत्ति होती है तो उसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं, कोई समाधान पर मैंने किसी के धर्म के ऊपर कोई ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की, शायद भविष्य में नहीं करूंगा, और ना किसी व्यक्ति विशेष पे की। अगर मैं मेरे सनातन धर्म की बात करता हूँ, मैं हिंदुओं की बात करता हूँ, मैं मेरी पार्टी के लोगों की बात करता हूँ, मैं क्षेत्र के लोगों की बात करता हूँ, उसमें भी अगर किसी को मिर्ची लगती है तो मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। वो मेरी बुराई करें और रोज पानी पी पी के खूब बुराई करें, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आपत्ति नहीं। क्योंकि जो युवा है, नौजवान साथी जो सनातन के लोग हैं वो मेरे साथ है, वो मेरी ताकत है। मेरे पास हो सकता है पैसा कम हो, लेकिन नौजवानों की फौज, हिंदुत्व और सनातन के जो प्रेमी, उन सब का प्रेम प्यार आशीर्वाद मेरे ऊपर है। जब तक उनका प्रेम प्यार आशीर्वाद है, दुनिया की कोई ताकत उधर लगा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और जिस दिन भगवान का आशीर्वाद नहीं रहेगा तो उस दिन घर बैठ के रेस्ट करेंगे, लेकिन जब तक जान में जान है लोगों की सेवा करेंगे, मदद करेंगे। और मैंने ये नहीं कहा था कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये जो मेरे विरोधी है, मेरे को जयपुर में भी मिलते हैं, चक्कर काटते हैं कि भाई किसी भी तरीके से मंदिर नहीं खुले। अब लोगों ने ये प्रयास करना स्टार्ट कर दिया ये मंदिर नहीं खुले। उनका एक ही मकसद है कि कोर्ट में उड़ जाए, कैसे उड़ जाए, पर ये मंदिर खुलना नहीं चाहिए। क्योंकि उदयलाल वापस 2028 में चुनाव नहीं, अरे कोई बात नहीं, नहीं लड़ेगा तो हमारी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, तो कोई और लाल आएगा, कोई और आएगा, वो चुनाव लड़ेगा। मैंने ये थोड़ी कहा था कि मैं राजनीति नहीं करूंगा, राजनीति करूंगा, ये कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। जो लड़ेगा उसकी मैं मदद तो करूंगा, उसका सपोर्ट करूंगा, समर्थन करूंगा, हमारी पार्टी का होगा उसको जिताएंगे। लेकिन केवल न केवल मेरे को रोकने के लिए जो षड्यंत्र किया जा रहा है उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और भगवान देवनारायण का साक्षात आशीर्वाद है और सब अच्छा होगा, और भगवान देवनारायण का मंदिर एक दिन खुलेगा। मेरे को मेरी सरकार में हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी और मोदी जी के ऊपर पूर्ण विश्वास है कि हम इस मंदिर को कानूनी दायरे में रहकर बिना हिंसात्मक कार्रवाई किए हुए इसको खोलेंगे, जनता के लिए खोलेंगे। और जो विपक्ष पार्टी के लोग जो हमारी बुराई करते हैं वो लोग भी आएंगे, मैं उनको भी निवेदन करूंगा आप भी भगवान के दर्शन करें। अभी धर्म धर्म की जगह है, राजनीति राजनीति जगह है, लेकिन मैं जिस धर्म में पैदा हुआ हूँ, मैं जिस धर्म में हूँ, मेरा नैतिक जवाबदारी बनती है कि भाई मैं उस धर्म का प्रचार प्रसार करूँ और उन लोगों के साथ खड़ा रहूँ। राजनीतिक अलग विषय, आज है कल नहीं है, लेकिन मैं जिस सनातन धर्म में जन्म लिया तो मेरा काम है कि उन लोगों के साथ मेरे को खड़ा रहना, उनकी मदद करें, और खड़े भी खड़ा था, हूँ, रहूंगा। अभी एक लाइव वीडियो हमने आपका देखा था, उसमें आपने कहा था कि आपको डाउन करने के लिए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। तो ये षड्यंत्र रचने वाले कौन लोग हैं? आपकी पार्टी के लोग हैं या विपक्ष के लोग हैं या समाजजन है? अब जिनको जो करना है वो करे, उससे मेरे को कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं है। हमारी जो वो है, आप भी जान रहे हो, मैं भी जान रहा हूँ, मैं किसी का नाम लेकर के किसी को हाइट देना नहीं चाहता। जिनको जो करना है करे, मेरे को जो करना है मैं करूंगा, मैं मेरे हिसाब से चल रहा हूँ, और जिनको जैसा लगे करे, मेरे को कोई उससे फर्क पड़ता भी नहीं, आपत्ति भी नहीं। और जब मैंने कहा कि भगवान चार भुजा नाथ देवनारायण भगवान का आशीर्वाद है, जब तक उनका आशीर्वाद है जब तक मैं राजनीति भी करूंगा और जीऊंगा भी, शरीर शान से जीऊंगा और सनातन धर्म के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। जिनको जो राजनीति षड्यंत्र करना है करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी मैंने कहा था आपको कोई मंदिर, मैंने कहा जैसे घोषणा की कि 4 साल में नहीं खुला पाया तो नहीं लड़ूंगा। अब लोग इस चक्कर में लगे किसी भी तरीके से मंदिर नहीं खुलना चाहिए। जब आप मंदिर नहीं, एक तरफ तो कह रहे हो मंदिर की पैरवी हम भी कर रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हो कि ये खुलना नहीं चाहिए। अरे मैं नहीं लड़ूंगा तो कोई और आएगा, ऐसी कोई बात थोड़ी है। हमारी कोई पार्टी छोटी थोड़ा है। तो जिनको जो करना करे उससे मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहनों की तरफ आंख उठाने वालों की आंख नोच ली जाए। जब जनप्रतिनिधि ऐसा संदेश देंगे तो इसका मतलब क्या राज्य में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है, या आपको कानून पर विश्वास नहीं है कि डायरेक्ट आप कह रहे हैं कि उनकी आंखें नोच ली जाए?
राज्य में लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया है, हमारे भजन लाल जी की सरकार अच्छी तरह से चल रही है। और भीलवाड़ा के अंदर जो घटना हुई थी उसके अंदर हमारी जिला पुलिस प्रशासन की टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उन लोगों को पकड़ा, 8 लोगों को, और जो षड्यंत्रकारी जो महिला थी उसको भी इंदौर से कहीं से पकड़ा है। और विजयनगर में जो घटना हुई, भीलवाड़ा में हुई, राजस्थान में जो घटना हुई, हमारे राजस्थान की पुलिस तत्परता से काम कर रही, वो जल्द उनको पकड़ लिया। पर इनके लिए जो मैंने ये कहा था कि भाई जो आरोपित थे उनको पकड़ लिया है, पर जो षड्यंत्रकारी लोग बच रहे हैं उन षड्यंत्रकारियों को भी पुलिस पकड़े है। जो लव जिहाद के नाम पर जो ये जो करते हैं और षड्यंत्र जो रचते हैं, उन षड्यंत्र जो गुना मेन मुखिया, उस मुखिया को पकड़ना जरूरी है। और मैंने ये कहा था कि भाई हमारी बहनों की तरफ जो आंख उठाकर देखेगा हम उनके साथ खड़े हैं। मैं आज भी आपको कह रहा हूँ, हमारी बहनों के ऊपर आरोप उठाने वालों के उनकी आंखें नोच ली जाएगी। हमारी बहनों को देखने के लिए वो आंखें जिंदा नहीं रहेगी, वो आंखें नहीं रहेगी तो देखेगा कहाँ से। हमारा राजनीति से मैं एमएलए हूँ, कल नहीं रहूंगा, लेकिन मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ, मैं रहूंगा। और हिंदू बहनों के ऊपर जो आंख उठा के देखेगा उसकी आंखें निकालने का काम करेंगे। उनकी भी बहन बेटियां हैं, उनका भी परिवार है। हमने तो ऐसा कोई अमर्यादित शब्द उनकी बहन बेटियों के लिए नहीं कहा, उनकी बहन बेटियों के लिए गलत नहीं कहा, ऐसा विचार नहीं रखा सनातन वालों ने, हिंदुओं ने। तो हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसा विचार वो क्यों रखते हैं? मैं चाहता हूँ कि जो इसका षड्यंत्रकारी वो सरगना है वो सरगना बाहर आए, और ये आए दिन जो घटनाएं होती है घटनाएं रुके, ऐसा मैंने कहा था। मतलब गलत काम करने वालों को सिर्फ डरने की जरूरत है, अगर कोई अच्छा गलत काम करता है उसको डरने की आवश्यकता है। जो सही काम करता है वो किसी भी धर्म का आदमी हो सकता है। सही काम करने वाले बहुत सारे उनके जो धर्म के हैं वो हमारे मिलने वाले में हमारे से भी मिलते हैं। ऐसा तो है नहीं कि मैं किसी एक पूरे धर्म के खिलाफ हूँ। अच्छा, मैं एक अपराधी और गुनहगारों के खिलाफ हूँ। अपराधी की कोई जाति और धर्म नहीं होता, अपराधी कोई भी हो सकता है। अपराधी अगर गलत है तो उसका आज उसकी भी बहन बेटी हो सकती है, वो दूसरों की बहन बेटियों पर आंखें डालते हैं ऐसे जो गलत काम करता है। तो हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा करने का जवाबदारी जिम्मेदारी हमारी सरकार की भी है, हमारी भी है, और हम सब जनता की भी है। हम उसकी जवाबदारी तय करेंगे और जो गलत षड्यंत्रकारी उन लोगों को पकड़ के सरकार डालेगी। वैसे भी जितना फर्स्ट काम भीलवाड़ा पुलिस ने किया शायद वो तो उसमें दूसरी नहीं कर सकते। पर अभी जैसे मेरे कनाडा के अंदर भी सोना चांदी की चोरी हुई थी, कनाडा पुलिस ने बहुत तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए उसको पकड़ लिया गया। बिल्कुल। भीलवाड़ा पुलिस अच्छी तरह से कार्रवाई कर रही है। जो अभी तक प्रेजेंट में एसपी साहब आने के बाद में भीलवाड़ा का जो गुंडागर्दी है, क्राइम, वो भी बहुत कम हुआ है। और इसको लेके भी मैं तो समय समय पर जो सही बातें करता रहता हूँ। इसलिए जब जैसे ही मैं एमएलए बना, लोगों ने मेरे को पूछा भाई कि गुंडा जो पिछली राज में जो गुंडागर्दी होती थी आपके राज में क्या करोगे? मैंने कहा था भाई हमारी सरकार बन गई है, भजन लाल जी की सरकार है, पारदर्शी सरकार है और जनता का भला करने वाली, जनता के साथ देने वाली सरकार है। और जैसे ही भजन लाल जी की सरकार बनी तो उन्होंने एक एंटी टास्क फोर्स बनाया दिनेश हेमन जी के अंडर में, और उन्होंने गुंडा रहित करने, राजस्थान करने का जो संकल्प लिया उसकी ओर अग्रसर है। आज देखिए आप राजस्थान में क्राइम कहाँ हो रहा है। भीलवाड़ा जिले में भी जब पूर्ववर्ती सरकार थी, यहाँ के नेता थे, तो रोज 10-20 अपहरण के मुद्दे, लोगों को नंगा करके पानी छाट छाट के उसको मारते थे। बजरी के लिए 10-20 जनों को रोज हाथ पैर तोड़ते थे। मैंने तो विधानसभा में कहा था कि बजरी माफिया इतने हावी थे कि लोगों के हाथ पैर तोड़ते थे, खुलेआम गुंडागर्दी करते थे, उनका हाथ पैर तोड़ के अलाइनमेंट बिगाड़ देते थे। बेचारे आज भी लुल्ले लकड़े घूम रहे हैं। बिल्कुल। हमारी सरकार आने के बाद ठीक है, बजरी में छोटा मोटा काम करते हैं, अभी भी चोरी छुपे सब लोग करते हैं, उसमें सभी पार्टी के लोग करते हैं। पर अभी ये जो लड़ाई झगड़े, हाथ पैर तोड़ने वाले, ऐसी तो मेरे हिसाब से एक भी घटना बजरी के चक्कर में नहीं आई कि भाई किसी का हाथ पैर तोड़े थे। हमारी भाजपा की राय। और छोटा मोटा अगर वो करते तो वो उनका जो गलती करेंगे भरेंगे, उसमें हमारा कोई संरक्षण नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक बात। पर गुंडागर्दी कम हो, शूटर कम हो, बंदूकबाजी कम हो, तलवारबाजी कम हो। यही तलवारबाजी, शूटरबाजी, मैंने कहा था भाई मैं गुंडों के साथ नहीं हूँ, पहले कहा था, आज भी कह रहा हूँ। पूर्ववर्ती सरकार के जो नेताजी कहते थे कि ये अगर जीत जाएंगे तो गली गली में गुंडे घूमेंगे, ऐसा उनका स्टेटमेंट था चुनाव के अंदर। कहा नहीं कहा? आप बिल्कुल बता, सुना है हमने। हर गली में गुंडे घूमेंगे, हर घर वालों को घर के गेट बंद करके रहना पड़ेगा। तो आपने कहीं देखा कि किसी गांव के अंदर किसी का गेट बंद है, कोई गली में घूमने? शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था। शांति व्यवस्था। मैं पुलिस प्रशासन और सरकार के साथ। हो सकता है कोई छोटी मोटी घटना करते हैं तो मेरे पास आए भी होंगे, तो मैंने मना कर दिया। वही लोग आज मेरी बुराई करते हैं, तो मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा तो मैं लड़ाई झगड़ा करने वालों की या ऐसी झगड़ालू प्रवृत्ति के लोगों के साथ रहूंगा, नहीं था। अगर मैं उनका साथ नहीं देता हूं तो लोग स्वाभाविक है मेरी बुराई करेंगे।
चाहे वो कोई भी हो। पर मैंने गुंडागर्दी, लोग ऐसा है कि भाई भीलवाड़ा के अंदर जो जनप्रतिनिधि है, मैं गुजर भी हूँ, मैं पहलवान भी लगता हूँ, मोटा भी हूँ, तो लोग आरोप लगाते हैं बाहुबल भी ज्यादा है, बाहुबल है या है, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। पर मेरे हिसाब से मैंने 1.5 साल में ऐसा कोई काम नहीं किया। आपको भी शायद पूरी भीलवाड़ा जिले को पता है कि मैंने किसी की ऐसे गलत असामाजिक तत्वों का साथ नहीं दिया, संरक्षण नहीं दे रहे हैं। संरक्षण नहीं दिया जिससे कि दादागिरी गुंडागर्दी पनप है। बिल्कुल। उल्टा मैंने तो प्रशासन का सपोर्ट किया। राज्य भीलवाड़ा में मैं एक ऐसा नेता हूँ जो पुलिस प्रशासन की भी मदद करता हूँ, मेरे पास फोन आते हैं तो मैं उनकी भी मदद करता हूँ। आम जनता सुरक्षित रहे और आराम से चैन की सांस ले, आराम से घूमे फिरे, उससे कोई तकलीफ आपत्ति नहीं हो। पुलिस प्रशासन की किस तरह से मदद करते हैं, मतलब क्या कुछ है? पुलिस प्रशासन, मान लो कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई आंदोलन हो गया, ये हो गया, तो वो शांति करने के लिए हम समझाइश करते हैं कि भाई आप आंदोलन नहीं करें, झगड़ा नहीं करें, समझाइश करके उसको अच्छा माहौल, पॉजिटिव माहौल रहे और पुलिस की मदद करे। जिससे कि एक तो नेता होता है थोड़ा उग्र बात करके जनता को भड़का के माहौल खराब करने का, एक पॉजिटिव बात करके जनता को भी विश्वास में लेना, सरकार प्रशासनिक अधिकारी को विश्वास में लेकर के अच्छी पटरी पे चले। तो हम जनता को भड़का करके ऐसा कोई काम करने का काम नहीं करते। चाहे सरकार कांग्रेस की थी तब भी मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया। और मैं आपको कहना चाहता हूँ उदयलाल भड़ाना के ऊपर इस पूरे भारत देश में एक भी आपराधिक मुकदमा नहीं है। भीलवाड़ा राजस्थान नहीं, पूरे भारतवर्ष में एक मेरे कोई चेक रिटर्न का केस था, तो वो मेरे व्यापारिक था, उसमें मेरे को किसी षड्यंत्र के वजह से एक रिटर्न करा के भेजा, तो वो भी मैंने सल्टा दिया। और बाकी जो एक दो केस है, अगर किसी आम जन को भला पहुंचाने के लिए मैं उसके रोड पे बैठता हूँ या उसकी मदद करता हूँ, उसको पूर्ववर्ती सरकार ने मेरे को मुकदमे दर्ज किए किसी जनता का भला करने के लिए, वो आपराधिक श्रेणी में नहीं आता है। अगर हिंदू मुस्लिम या मैं किसी सनातनी की मदद कर रहा हूँ, लोगों की मदद करने जाता हूँ, मेरे पे हमले होते हैं, तो मेरे पे 2-3 बार हमला किया गया, मैंने किसी पे आगे होकर आज दिन तक हमला नहीं किया। पर हमारे पे जो मान लो हमला करेंगे तो हम भी उसका बचाव करेंगे और उसको जवाब भी देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। का जवाब पत्थर से देंगे। और सरकार साथ करेगी, पुलिस प्रशासन पे हमारे को पूर्ण विश्वास है। ऐसा एक भी आपराधिक रिकॉर्ड उदयलाल के खिलाफ नहीं, आप चाहो तो ऑनलाइन चेक कर सकते। एक दो जो केस है वो आम जन को फायदा पहुंचाने के लिए, आम जनता की मदद के लिए जब मैं गया था, वैसे मेरे मुकदमे हैं। अगर वैसे सैकड़ों मुकदमे लगे तो भी मेरे को कोई आपत्ति नहीं। सामाजिक सरोकार और सामाजिक सरोकार के लिए, जनता के लिए अगर मैं 10 बार भी जेल जाता हूँ तो मेरे को उसमें कोई ग्लानि आपत्ति नहीं रहेगी, क्योंकि मैं आम जन के लिए ही पैदा हुआ हूँ। आम जन के राजस्थान में शायद मैं एक अकेला विधायक होऊंगा जो मेरे को बिना पैसों के जनता ने एमएलए बनाया, कम पैसों में। मेरे लिए हजारों गाड़ियां, लोगों ने अपनी गाड़ी, अपना तेल, अपना समय, सब लोग गाँव में घूम रहे थे, प्रचार कर रहे थे, तन मन धन से कर रहे थे। तो मेरी भी एक जवाबदारी, जिम्मेदारी बनती है कि मैं उन लोगों के साथ खड़ा रहूं। तो पिछले 1.5 वर्षों में मैंने गुंडागर्दी को पनपने नहीं दी। बिल्कुल। खूब लोगों ने मेरी शिकायत की, आप प्रूफ रखो, सबूत रखो, और किसी को कोई गलत काम नहीं किया, आगे भी नहीं करेंगे, और जनता के साथ रहकर जनता का भला करके विकास करने का ही काम करेंगे। आप पर आरोप है कि आप सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को धमकाते हैं कि ट्रैप करवा देंगे, ट्रांसफर करवा देंगे, तो ये कहां तक सही है, इस तरह का बर्ताव कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ? देखो, कर्मचारी जनप्रतिनिधि बनते हैं जनता की सेवा करने के लिए। जनता के खून पसीने की जो कमाई होती है उससे उनको भी सैलरी मिलती है और हमारे को भी मिलती है। बिल्कुल। पर यह है कि हम 5 साल के लिए चुने जाते हैं, वो 60 साल तक के लिए चुने जाते हैं, 60 साल की उम्र तक के लिए। हमारे को जनता वोट इसलिए देती है कि भाई हम जनता के हितों की बात करें, जनता के हितों की रक्षा करें। उनका जो प्रशासनिक तंत्र में जो अधिकारी है, कर्मचारी हैं, वो जो लोग हैं उनसे जनता के काम करें, ना कि जनता को धमकाएं। जो रोड बन रहा है क्वालिटी में गड़बड़ करें, लाइट जा रही उसमें गड़बड़ करें, या पट्टा बनाना है तो सचिव पटवारी गलत करें, जमीन का काम करें। उन आम जन की मदद के लिए प्रशासनिक अधिकारी होता है, और उन लोगों की मदद और सेवा करने के लिए जनप्रतिनिधि होता है। मैं समय समय पर अधिकारियों के साथ मीटिंग करता रहता हूँ, बैठता रहता हूँ अलग से समीक्षा बैठक में, और उनको बोलता भी, और प्रेम से बात करते हैं हम लोग। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि मैंने किसी अधिकारी और कर्मचारी को अमर्यादित भाषा में कहा। मेरा शायद एक भी वीडियो नहीं होगा। मैं मेरे से 10 साल 20 साल छोटे व्यक्ति को भी जी लगा के सम्मान से बात करता हूँ। मैंने आज दिन तक किसी व्यक्ति को अमर्यादित भाषा में ऐसा कुछ नहीं कहा। जो मेरे से छोटा है तो भी मैं जी लगाता हूँ। अधिकारी है, पूर्ववर्ती सरकार के नेता थे, उनके 2-5 पीए थे, वो गालियां निकालते थे,
मैंने तो कोई गाली नहीं निकाली, दिखाई तो बताओ। अधिकारी, मैं तो उनको मंचों में भी कहता हूँ, कार्यक्रमों में कहता हूँ, आप अच्छा काम करोगे, जनता की सेवा करोगे, भला करोगे, तो जो सरकारी आयोजन होते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी आपको सम्मानित करवाएंगे लिस्ट में, और करवाते भी और करवा भी रहे। जो अच्छा काम करते हैं कर्मचारी उनको 15 अगस्त 26 जनवरी पे सम्मानित कराते हैं सरकार के द्वारा। और जो गलत काम कर रहे हैं, जो राजनीतिक व्यवस्था के कारण, किसी पार्टी विशेष के संपर्क में होने के कारण वो जनता का भला नहीं कर रहे हैं और लोगों की मदद नहीं कर रहे हैं, वो बोलते हैं उदयलाल तो नया नया एमएलए, हमारा क्या बिगाड़ लेगा, ये क्या कर लेगा, मतलब टोन पूर्वक बातें करते हैं। अधिकारी कर्मचारी किसी पार्टी का नहीं होता है, वो जिसकी सरकार बनती है उसके लिए काम करता है, वो सरकारी कर्मचारी होता है। आम जनता की जो कड़ी मेहनत है, उसकी मेहनत के पैसों से उसको सैलरी मिलती है। अगर बड़ी सैलरी उसको मिलती तो जो गरीब किसान, मजदूर, व्यापारी जो टैक्स जमा कराते हैं उन लोगों के पैसों से उनको सैलरी मिलती है। और हमारे को भी अगर सरकार सैलरी भत्ता देती तो उनकी मेहनत से देती है। तो हमारा काम है उन जनता के भलों के हित के लिए रक्षा करना। अगर जो अधिकारी काम नहीं करता है तो उसको हम बोलते हैं कि आप काम करो, और नहीं करते हो, आप इसमें गलत हो, आप अपना ट्रांसफर खुद ही करा लो, नहीं कराओगे तो हम करवा देंगे। और फिर भी मान लो कोई समस्या रही तो मैंने तो पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ, मैं तो जब मीडिया में आया मैं भी कह रहा हूँ, देखो जनता के पास एक, अगर कोई अधिकारी भ्रष्ट है और वो पैसा ले रहा है, जनता को परेशान कर रहा है, पैसा भी ले रहा है और काम भी नहीं कर रहा है, तो जनता सब समझती है। किसी कार्यकर्ता को भेज देंगे, 25,000 रुपये ले जाओ, जमा करा, जमा हो जाएगा, ट्रैप करवा देंगे। करा देंगे, उसमें क्या हुआ। भाई अफसर बना तो किसी के गरीबों के पैसे खाने के लिए, गरीबों को हुकूमत करने के लिए थोड़ी बना। आप जनता की सेवा करो, मदद करो, सैलरी मिल रही, जो सिस्टम में आप काम कर रहे हो करो। पर आप अधिकारी बन गए इसलिए आप रोब झाड़ रहे हो, जनता को परेशान कर रहे हो, तो जनता की खरी मेहनत की वजह से आपको सैलरी मिल रही है, आपके किसी की घर वालों के मेहनत से आपको सैलरी नहीं मिल रही। तो मैंने तो यही कहा कि अच्छा काम करने वालों को तो हम पुरस्कार कर रहे हैं, उनका जिला लेवल पर और हमारे विधानसभा लेवल पर सम्मानित कर रहे हैं, और अच्छे होते हैं उनके हम सिफारिश भी करते हैं सरकार के कि इनको प्रमोशन किया जाए, ये किया जाए। और जो नहीं कर रहे हैं, मान लो नहीं मानते, तो हम उसका ट्रांसफर करवाते हैं। मैंने बहुत सारे ट्रांसफर करवाए भी हैं, और सारे जिले में सबसे ज़्यादा ट्रांसफर मैंने करवाए। तो आपको नहीं अच्छा लगा तो आप दूसरी जगह पधारो, और दूसरी जगह से भैया लाते हैं। और उसके बावजूद अगर ट्रांसफर में कोई समस्या आती है, वो जबरदस्ती अगर कोई अधिकारी हमारी जनता पे तानाशाही करता है तो तानाशाही नहीं कर रहे, नहीं स्वीकार, क्योंकि जनता ने हम लोगों को वोट दिया उनके हितों की रक्षा करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए। ये नहीं कहा कि आप एमएलए बन करके घर जाके बैठ जाना, अधिकारी हमारे ऊपर हुकूमत करेगा, हमारे को डराएगा, धमकाएगा, या पुलिस कर्मचारी हमारे जूते मारेगा। तो उनके जनता के हितों की रक्षा के लिए हम बने, जनता की मदद के लिए हम बने, तो हमारी जो जवाबदारी वो निभाएंगे। तो ये हथियार तो आम जनता के पास है, सरकार ने दे रखा है। कोई भी पैसा लेता है उसको ट्रैप करा दो, तो उनको सैलरी मिल रही है, वो सैलरी लें, अच्छा काम करें, तो ऊपर से पैसा किस बात का लेता है। तो डरने का केवल उनको है जो गलत कर कर नहीं, वो गलत करेंगे तो आगे भी करा देंगे। ये मांडल विधानसभा में तो कम से कम नहीं चलेगा। हमारी भजन लाल जी की सरकार है, पारदर्शिता सरकार है, सब लोगों को भला कर रही है, और जितना जो भला भजन लाल जी की सरकार में हो रहा है शायद राजनीतिक ऐसा नहीं हुआ होगा। अधिकारी कर्मचारी रहे, और मैं तो खुद भी अधिकारियों का सम्मान करता हूँ। बहुत सारे अधिकारी हैं, हम जनता की मदद करते हैं सब। अभी जैसे मंडल महोत्सव कार्यक्रम था 27 तारीख को, बिल्कुल, तो सारे अधिकारियों ने भी पूरी मदद की, और मैंने अधिकारियों को अलग से मीटिंग ली। आप, क्योंकि ये कार्यक्रम था राम और राज के सामने, नरसिंह भगवान का अवतार के रूप में जो हमारे नौजवान युवा शेर बनते हैं, नरसिंह भगवान का अवतार लेके राम और राज को खुश करने के लिए राम और राज के सामने प्रस्तुत देते हैं। तो राम की प्रस्तुति तो बड़ा मंदिर है वहाँ होती थी, राज की वो स्टेडियम में की थी, जो वर्षों से ये महोत्सव चल रहा था। इसका हमने मंडल महोत्सव नाम किया जी। मांडल की पूरी जनता ने मदद की, सहयोग किया। ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, मैंने तो मंच पे भी बोला, वो मुख्यमंत्री जी के सामने बोला कि ये पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये सरकार का कार्यक्रम है, ये आम गांव का कार्यक्रम है, इसमें सभी लोग शामिल है। संस्कृति है, संस्कृति है, जो कल्चर है, हमारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो जिंदा रहनी चाहिए। और भी जैसे डांडिया हैं, जो मौन नृत्य हैं, जो संस्कृति, जो कल्चर के कार्यक्रम, उनको हम जिंदा करेंगे। हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो उनकी जो प्रतिभाएं पुरानी वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, उनको अब जिंदा करेंगे। सरकार से भी मांग करेंगे कि उनको कुछ राहत पैकेज दे, जिससे कि हमारी संस्कृति जिंदा रह सके। कला और संस्कृति जिंदा रहेगी तो राजस्थान भारत की संस्कृति बची रहेगी। और हमारे भारत और राजस्थान में तो कला संस्कृति के लिए फेमस है, इसके लिए सब लोग नृत्य करते हैं, सब अलग अलग तरह का आयोजन करते रहता है। पर पूरे मांडल वासियों ने पूरी मदद तन मन धन के, बिना राजनीतिक व्यवस्था के, और ये राजनीतिक रहित कार्यक्रम था, ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। एक भी जगह में कमल का फूल के फोटो नहीं लगाया।
एक भी जगह दूसरे, मैं तुम्हारा क्षेत्रीय विधायक हूँ तो लोगों ने मेरे होर्डिंग पोस्टर लगाए। मैंने कहा इस कार्यक्रम को राजनीतिक कार्यक्रम नहीं करना, गांव का कार्यक्रम है, मैं वहाँ का क्षेत्रीय विधायक हूँ, इसलिए लोगों ने मेरे होर्डिंग पोस्टर भी लगाए। और कुछ लोगों ने अलग अलग बातें कही, उससे ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होगा, ये गाँव का कार्यक्रम, तो उसमें सभी जाति के लोग, सब लोग बसते हैं, सभी पार्टियों के लोग रहते हैं, सबका सहयोग था, सबकी वजह से काम हुआ। और मैं तो चाहता हूँ कि मांडल महोत्सव के नाम से परंपरा बने, और ये वर्ष हम हैं कल नहीं रहेंगे, पर ये चलती रहे। जो मंडल का कार्यक्रम है, राम और राज के सामने वाला मंडल महोत्सव, वो चले रहे। मंडल महोत्सव अच्छा हुआ, सब लोगों को अच्छा मेहनत रही, सबका प्रयास अच्छा था। मांडल महोत्सव में उप मुख्यमंत्री जी को बुलाया गया, सरकार के मंत्रियों को बुलाया गया, तो ये क्या किसी तरह का शक्ति प्रदर्शन है आपका? इसमें क्या है शक्ति प्रदर्शन? इसमें मैं तो कह रहा हूँ सभी पार्टी के लोग थे उसमें। शक्ति प्रदर्शन तो वो होता है जो केवल भाजपा के लोग आते हैं। मैं तो कह रहा हूँ ये गांव का कार्यक्रम था, मैं तो खुद ही एक अतिथि था, मैं तो नहीं मेहमान था। अच्छा। मैं तो, मेरा कोई आयोजक में नाम, आयोजक समस्त ग्रामवासी थे। हाँ। मैं, हाँ ये है कि भाई मैंने अखबार में फोटो दिया, नाम दिया, कि जो अतिथि आ रहे हैं उनका हमारी तरफ से स्वागत, अभिनंदन। हाँ। और स्वागत करने का तो अपने हिंदू धर्म, सनातन धर्म और भारत राजस्थान में है कि भाई जो अतिथि घर पर आते हैं उनका मान सम्मान करें। जो अतिथि आए उनका हमने अखबार में विज्ञापन दिया, होर्डिंग पोस्टर भी लगाए, उनका स्वागत किया। और जो बाहर थे उनका नहीं दिया, एक दो ने जो मना कर दिया, मैंने पूछा था सबको। तो ये कोई राजनीतिक, एक टीवी वाले ने चलाया, उनको नहीं बुलाया, उनका फोटो नहीं लगाया, दो फाड़ हो गए। अरे जब ये भाजपा का कार्यक्रम होता तो दो फाड़ होता, ये तो गांव का कार्यक्रम है। मैं एक अतिथि के रूप में गया, मैं कोई आयोजक थोड़ी था वहाँ का। मैं खुद अतिथि था, उसमें अध्यक्षता मेरी थी। और जो आए उनका स्वागत किया। एक विज्ञापन मैंने भी लगाया कि भाई जो बांडल पधारने वालों का स्वागत, अभिनंदन। और हमारी किस्मत अच्छी थी, संख्या भी अच्छी हुई, ग्राम वालों का भी सहयोग अच्छा था, तन मन धन से। और जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी सब लोग उसमें पधारे थे। उप मुख्यमंत्री जी भी आए थे, प्रदेश उपाध्यक्ष जी भी आए थे, कन्हैयालाल जी चौधरी जी मंत्री जी भी आए थे, जिलाध्यक्ष जी, काफी से नेता थे। मैंने तो उनको, कांग्रेस पार्टी के जो लीडर थे उनको भी कहा कि आप अपने नेताओं को भी बुलाओ। अगर रामलाल जी भी आते हैं मेरे पास में बैठते हैं तो मैं उनके पास में बैठ करके उनसे बात करने के लिए तैयार हूँ। ये कोई राजनीतिक द्वेषता वाली बात नहीं थी। पर मेरे जो संबंधित जो लीडर थे उनको मैंने बुलाया। उनको मैंने कहा आप अपनी पार्टी के लोगों को बुलाओ। तो ये किसी पार्टी विशेष का शक्ति प्रदर्शन होता तो मैं दूसरों को क्यों कहता? उसमें तो सभी पार्टी के लोग थे। बुलाया उन्होंने कि नहीं कांग्रेस के? अब उन्होंने बुलाया कि नहीं बुलाया वो उनका लुकआउट। मैंने, जब हमारी बात हुई थी, मैंने कहा आपको निमंत्रण देना, मेरी पार्टी के लोगों को मैं दूंगा और हमारे जो कार्यकर्ता वो देंगे। मेरे को भी अतिथि का रूप में बुलाया, मैं भी अतिथि बनकर गया। और ये हमारे गांव की एकता का बात है। और मांडल वैसे खास करके एकता के मामले में हमेशा नंबर 1 पर रहता है। इसमें पार्टी पॉलिटिक्स और राजनीति से ऊपर उठ के हमेशा से मांडल के लोग रहते हैं। और मैं तो जब राजनीति में नहीं था या जनप्रतिनिधि था तब भी मैं उनके साथ उठता बैठता था, पहले भी था और आगे भी जो स्थिति परिस्थिति रहेगी। पर मेरा जो उनसे जुड़ाव लगाव है वो जीवन पर्यंत रहेगा। सरकार गुंडों को जेल में डालेगी और अगर नहीं डालेगी तो एनकाउंटर कर दिया जाएगा, आपने ऐसा कहा था। तो क्या सनातन की आड़ में इस तरह का माहौल रचा जाएगा? राजस्थान सरकार यशस्वी भजन लाल जी के मुख्यमंत्री बनते ही भजन लाल जी ने 10-5 दिन के अंदर ही एंटी टास्क फोर्स के नाम से गठन किया। और राजस्थान के जो गुंडे बदमाश थे उन्होंने एक अभियान चला करके सारे गुंडों को, हजारों बदमाशों को गिरफ्तार किया, जेल में डाला गया। जो थे एक दो नहीं, 100-200 नहीं, हजारों जो गुंडे बदमाश थे पूरे राजस्थान में अभियान चला करके उनको पाबंद किया, जमानत, जेल में डाला, जिन्होंने जमानत कराई, जो भी स्थिति रही। तो भजन लाल जी की भाजपा की सरकार बनने के बाद में एक भी बार गुंडागर्दी या कोई राजनीतिक नेताओं की वजह से गैंगवार हो रही हो, गुंडागर्दी हो रही है, हाथ पैर तोड़े जा रहे हैं, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। ना तो भीलवाड़ा में हुआ, ना राजस्थान में हुआ। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि भाई कि आम जनता आराम से चैन की सांस लेकर हैं और खुले में घूमे। तो इसके लिए टास्क फोर्स बनाई और जो गलत करेगा, अभी जो पिछली सरकार जो थी उसमें गुंडे बदमाश दादा जो होते थे, ये जो हमारी पुलिस है, मैंने भी ये कहा था कि भाई जो राजस्थान पुलिस थी उसके एक भाई पवन था रायले थाना में, उसके ऊपर गोली चला दी गई, मर गया। एक रायका जी थे कोटली थाने में, उनके ऊपर चला दी गई। तो बदमाश कितने बेखौफ थे। पुलिस जो जनता की पैरी है, जनता की जो रक्षक है, उसी के ऊपर गोली चला रहे हैं। तो वो तो किसी की परमिशन लेते नहीं कि भाई ये मैं अधिकारी पे, पुलिस वाले पे, थानेदार पे गोली चला रहा हूँ। तो जब वो कर सकते हैं, गुंडागर्दी इतनी कर सकते हैं, तो मैंने ये कहा था कि भाई
आम जनता को कोई परेशान करेगा, दपली करेगा तो पुलिस एनकाउंटर करेगी। मैंने ये नहीं कहा, पर अखबार मीडिया वाले ने कहा गुदेलाल को एनकाउंटर करेगा, वो खबरें जयपुर दिल्ली तक भी गई। मैंने ये, मेरा आप सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे बात चेक कर सकते हैं, मैंने ये नहीं कहा कि मैं एनकाउंटर करूंगा। मैंने ये कहा था कि जो पुलिस के ऊपर फायरिंग करेगा या गलत काम करेगा तो पुलिस उसका जवाब देगी। अच्छा। चाहे उसको, अभी ये तत्कालीन एसपी साहब है, जो गुंडे बदमाश है आ रहे हैं, उनका पैर तोड़ रहे हैं, आराम से बंदूक बिल्कुल पूरे दंड दिया जा रहा है, आराम से शहर में उसकी से सम्मान भिंदोरी निकल जा रही है, निकाली जा रही है। जनता का खौफ कम किया जा रहा है। ये कोई कम बात है क्या? हाँ। आम जन में जो एक शांति बनी रहे, भाई गुंडों का भी रैली निकल रही है, उनकी जो परेड कराई जा रही है, तो जनता को एक मैसेज देने के लिए है कि भाई इनसे कुछ नहीं, ये भी देखो ये त्राइमाम कर रहे हैं। आपके क्षेत्र में निकाली गई है कभी किसी तरह की इस तरह की बिदोरी? हमारे तो क्षेत्र में तो मांडल छोटा कस्बा है, वहाँ कोई लड़ाई झगड़े तो होते नहीं है, और जो भी होता है जिला हेडक्वार्टर पे होता है, यहाँ पर जिला पुलिस प्रशासन यहाँ है। ठीक बात। अगर हमारे वहाँ भी छोटी मोटी होती तो उसमें तो हमारी कोई वो नहीं है, और जब पुलिस का काम करे, हम तो पुलिस के इंटरफेयर करते भी नहीं है। हमारे पास फोन आते हैं, भाई साहब हम भीलवाड़ा शहर में जा रहे हैं, हमारे पास मोटरसाइकिल पर 2-3 बेटे हैं, 2 की जगह 3 बेटे हैं, हमारे को पुलिस ने पकड़ लिया, तो सिफारिश करते हैं भाई गाँव के लोग हैं। मान लो कोई एक व्यक्ति अगर भीलवाड़ा में नौकरी करता है और उसके पास साधन नहीं है, और 2 भाई अगर मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, कभी लिफ्ट मांग लेता है, तो वो उसको बिठा देता है, यार कि चलो मैं जा ही रहा हूँ, तो उसको छोड़ देता हूँ। तो पुलिस उनको रोकती है, तो उनको हम निवेदन करते हैं, यार चलो गांव के लोग हैं, मदद करो। उनको भी कहते हैं आप नियम से चलो और सिस्टम से चलो, ऐसा काम नहीं करें जिससे कि आपको घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए। ठीक बात है। और पुलिस से हम सिफारिश करते हैं भी, एक छोटे मोटे के लिए हमारे जो कार्यकर्ता गाँव के लोग रहते हैं, गाँव में ग्रामीण परिवेश में लोग रहते हैं, कितनी बार उसकी मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट टूट जाती है, और कुछ लोगों को अपनी जाति का नाम लिखने का ज़्यादा शौक है, इसको भी लेके पुलिस पकड़ती है। पुलिस ने अभियान चला रखा काले कांच वाले, हमने तो किसी काले कांच की गाड़ी वालों का सिफारिश नहीं की। ठीक। मतलब ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, जो खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, दूध बेचने वाले लोग हैं, चारा बेचने वाले लोग हैं। ये जो भीलवाड़ा के अंदर उद्योग है, उद्योग में कोई कपड़ा उद्योग में काम करता है, कोई किराना की दुकान पे करता है, कोई कृषि मंडी में काम करता है, कोई श्रमिक है। तो वो आते हैं, तो मान लो 2 भाई आ रहे हैं, मान लो तीसरा लिफ्ट देता है, यार मेरे साधन नहीं, तो बिठा के लेता, तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई गुनाह नहीं, कोई क्राइम नहीं है। कोई क्राइम नहीं है। उन वैसे लोगों की हम सिफारिश करते हैं, तो कोई गलत जनप्रतिनिधि, मैं भी कर रहा हूँ, दूसरे भी करे, तो कोई ये गलत नहीं होता है। और पुलिस को हम कहते भी हैं, यार गांव के लोग हैं, चलो कोई बात नहीं, अगली बार नहीं करेंगे। उनको भी कहते हैं तुम भी ध्यान रखा करो। ठीक बात है। और मैं भी कितनी बार लिफ्ट लेके आया हूँ, मैं इसी ट्रांसपोर्ट नगर में, ये ट्रांसपोर्ट में नौकरी करता था। कितनी बार मेरे पास साधन नहीं होता, तो मैं भी किसी न किसी लिफ्ट मांग के आता था। मैंने तो अपने जीवन काल में 16/4/96 में ट्रांसपोर्ट नगर में नौकरी ज्वाइन की थी, 20 रुपए पर डे में। कितने रुपए में? 20 रुपए पर डे में। 96 में मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था ट्रांसपोर्ट नगर में, बाटी ट्रांसपोर्ट के अंदर। अच्छा। आज मैं अगर एमएलए हूँ, तो मैंने जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं किया, ईमानदारी और मेहनत से काम किया, संघर्ष किया, जनता का भला किया, ईमानदारी से काम किया, तो भगवान आज इस जगह पे पहुंचा दिया। अगर मैं ही कहीं ना कहीं किसी के साथ धोखा करता, दगा करता, किसी को गलत करता, तो आज मैं यहाँ नहीं होता। मैं साइकिल से, मेरे ट्रांसपोर्ट नगर में नौकरी करता था, वहाँ जा पहुँचता था। अच्छा। फिर मैंने वहाँ नौकरी करते करते अपना व्यापार शुरुआत किया। मैं एक लोडिंग टेम्पो लाया, 2 लाया, 4 लाया, 5 लाया, फिर अपनी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी खोली। आज 20-22 साल से मैं उस ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक हूँ। जो व्यक्ति 20 रुपए में नौकरी करता है, साइकिल पे जाता है अपने गांव से 8 किलोमीटर, और साइकिल से जो सरकार तक का सफर है, अगर मैं गलत काम आदमी होता, ईमानदार नहीं होता, या जनता की सेवा नहीं करता, जनता से प्रेम से नहीं रहता, अगर मैं गुंडागर्दी करता, जो लोग कहते हैं उदयलाल तो गुंडा है, डॉन है, बाहुबली है, कौन कह सकता है कि भाई उदयलाल ने किसी एक व्यक्ति के थप्पड़ रखी है, किसी का 1000 रुपया खा गया? हाँ, हो सकता है भाई, व्यापार में, काम धंधे में, परिवार में सब आदमी का लेन देन चलता है। मैंने भी अगर किसी से लिया होगा तो कहा होगा, यार भैया 1 महीने में दूंगा, 1 महीने में नहीं दे पाया तो भाई 10 दिन, 2 महीने बाद दूंगा, तो सर प्रेम उसे संपर्क करके उससे किया। एक भी व्यक्ति पूरे भीलवाड़ा या भारत में नहीं कह सकता उदयलाल ने 100 रुपया किसी का खा लिया, या किसी के एक आदमी को थप्पड़ रखा, किसी के प्लॉट छीन लिया, किसी की गुंडागर्दी कर दी। अगर किसी के पास कोई सबूत है तो बताए। अगर मैं हूँ गुजर, मैं पहलवान जैसा लगता हूँ, तो उसमें मेरी क्या गलती? अब भगवान ने मेरे को गुजर जाति में जन्म दिया, तो मैं इस जन्म में तो गुजर ही रहूंगा, और मैं मोटा हूँ तो मोटा ही रहूंगा। पर मैंने जो मेहनत की, संघर्ष किया, लोगों ईमानदारी से जो काम किया, आज भगवान ने, जनता ने मेरी मदद की, मैं इस जगह पर हूँ। साइकिल से जो व्यक्ति नौकरी करने जाता था ट्रांसपोर्ट नगर में, आज वो सरकार के साथ है, एमएलए है, जनता निधि है, तो सरकार तक का जो सफर तय किया, साइकिल से सरकार तक, तो कहीं ना कहीं मेहनत की होगी, हमारी ईमानदारी रही होगी, जनता का आशीर्वाद, प्रेम रहा होगा, जनता ने विश्वास किया होगा हम लोगों पे, तब जाके हम यहाँ पहुंचे। मेरा तो कोई राजनीति में था ही नहीं,
मेरे पिताजी ने एक बार वार्ड पंच का चुनाव लड़ा था, कोई परमानेंट, हमारे घर से कोई सरपंच भी नहीं था। मेरे घर से तो पहला पढ़ा लिखा व्यक्ति मैं था। मैंने 10वीं तक पढ़ाई की। उसके बाद जब मैं ट्रांसपोर्ट नगर में नौकरी करने गया, तो मेरे को तो उस वक्त 10वीं में जब ट्रांसपोर्ट नगर में गया तो मेरे को ट्रांसपोर्ट लिखना अंग्रेजी में नहीं आता था। अच्छा। मैं सुभाष नगर स्कूल में पढ़ता था 10वीं के अंदर, तो मेरे को सुभाष नगर लिखना नहीं आता था अंग्रेजी में, क्योंकि मेरे घर पर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति था ही नहीं। मैं ही पहला व्यक्ति था जो पालड़ी से सुभाष नगर तक पैदल आता था। अच्छा। हमारे बीच में अभी तो सारी रोडे वोड़े बन गई, पहले कुछ नहीं था, नदी है टंकी के बालाजी के पास, ऐसा विकसित क्षेत्र था वो भी। विकसित क्षेत्र था। मैं तो बिना जूतों के हम पैदल आते थे, नंगे पैरों के, इसलिए मेरे पैर भी ज्यादा मोटे हैं। तो हमने तो बहुत संघर्ष किया है। गरीब किसान का बेटा हूँ मैं, कोई इतना बड़ा अरबपति खरबपति का बेटा नहीं हूँ। मेरे पिताजी किसान, दूध बेचते थे। फिर मैंने बचपन में उनका हाथ बटाना शुरुआत की, दूध बेचना शुरुआत किया। स्कूल जाता था, गर्मी की छुट्टियों में नौकरी भी करता था। 2 महीने 1.5 महीना छुट्टी होती थी तो वो भी मैं वेस्ट नहीं जाने देता था। वो हर 6ठी से लगा के 10वीं तक मैंने हर गर्मी की छुट्टी में नौकरी की, ईमानदारी और मेहनत से काम किया। तो आज भगवान की कृपा रही, जनता का आशीर्वाद, प्रेम प्यार है जो मैं इस जगह पर हूँ। और जनता का प्रेम प्यार आशीर्वाद रहेगा तो और जो भी होगा वो जनता की। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरी जो ताकत है, मेरा जो पावर है वो जनता है, नौजवान है, जनता का प्रेम है। राजनीति में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? राजनीति में देखो, पहले तो मैं व्यापार करता था, मेरा ट्रांसपोर्ट का व्यापार आज भी है, पहले भी था। पहले मैं नौकरी करता था, अभी मैं ट्रांसपोर्ट का व्यापार अब भी चल रहा है। और आपके यहाँ भी मैं मेरे व्यापारी ऑफिस से आया हूँ। जब गुर्जर आरक्षण चला था तो वह समाज के साथ अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, लोगों ने धरने प्रदर्शन किए, आरक्षण के लिए आवाज उठाई। मैं उस वक्त एक व्यापारी था। फिर समाज की तो मैं आंदोलन में भी मैंने भाग लिया, उस समाज के लोगों की मैंने मदद भी की, जो जिसे मेरे से बन पड़ा। मैं ये नहीं कहता कि मैं अगुवाई मैंने की है, जो भी है, पर मैं मेरे से जो छोटी सी मदद थी तो छोटी सी की, जो जैसी बन पड़ती थी वैसी सेवा करता था। वैसे करते करते फिर मैं कालू लाल जी गुर्जर जो हमारे पूर्व मंत्री थे उनके संपर्क में आया। तो उन्होंने कहा यार कि भाई ठीक है, ये भाई है अच्छा आदमी लड़का। फिर उन्होंने मेरे को गुर्जर महासभा का अध्यक्ष बना दिया। गुर्जर महासभा का बनाते बनाते हम लोग हुआ। फिर मैं दामोदर जी अग्रवाल ने मेरे को किसान मोर्चा का जिलाध्यक्ष बना दिया। ऐसे करते करते मैं राजनीति में आ गया। फिर क्या, मैं 2011 में बीमार हो गया। अच्छा। इतना जबरदस्त हुआ कि मैं लकवा टाइप हो गया, मेरे शरीर ने काम करना बंद कर दिया, मेरी यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ गई, तो शरीर एक निष्क्रिय टाइप हो गया। तो उस वक्त फिर मैंने सोचा कि क्यों ना जीवन में पैसा, धन, संपत्ति सब कुछ चलता रहेगा। फिर उसी दिन से मैंने एक लक्ष्य तय किया कि भाई आदमी को जन सेवा भी करनी चाहिए। पैसा आ सकता है, जा सकता है, पर फिर मैं एक वंदे मातरम सेवा संस्थान के नाम से हम सभी यार दोस्तों ने मिलकर एक छोटा सा एनजीओ बनाया। एक दिन मेरे पास एक पत्रकार का फोन आया था कि भैया गौ माता के विज्ञापन के लिए आपको एड देना है, 11,000 रुपये चाहिए। हम 8-10 लोग बैठे हुए थे। तो मैंने कहा यार, जब मैं विज्ञापन अखबार में छपवाऊंगा तो उसको गौ माता को क्या मिलेगा? गौ माता के पेट में तो 1 किलो हरा चारा या खाकला जाएगा नहीं। बिल्कुल। तो क्यों ना इसको अपन सेवा ही करें। तो उस वक्त बैठे बैठे सब लोग यार दोस्तों ने पैसा इकट्ठा किया, 3.5 लाख रुपए हमारा इकट्ठा हो गया। तो हमने 3.5 लाख रुपए का हरा चारा सारी गौशाला में एक गाड़ी भेजी। अच्छा। उसी दिन निर्णय करके एक गाड़ी को, ये अपने को चारा हरी पिकअप जो होती है, रजका बाजरा चारा होता, एक पिकअप भिलवाड़ा जिले की सभी गौशालाओं में भेजी। करीब 98% गौशाला में हमने भेजी, और 1-2% रह गई होगी। तो देखो, इतना जितनी हमारी जानकारी थी इतना हो सकता था, हमने वो सेवा करने वो गौशाला का काम किया। फिर सोचा क्यों ना अपन ये वंदे मातरम सेवा संस्थान के नाम से संस्था बना करके लोगों की सेवा करें। फिर रक्तदान शिविर लगाने स्टार्ट कर दिए, लोगों की छोटी मोटी सेवा करना स्टार्ट कर दी सभी लोगों ने। उसमें ग्रामीण परिवेश का मैं अकेला आदमी था, अकेला ही गुजर था। उन लोगों ने कहा भाई तेरे को अध्यक्ष रहना है। जो बाकी जो लोग है वो सब महाजन बनिया ब्राह्मण थे, उन सब लोगों ने मेरी मदद की। सब लोग हम मिलकर के काम करते थे। फिर हमने रक्तदान शिविर लगाना स्टार्ट कर दिया। 1, 2, 10, 20, 25, 50 लगाए। आज अब तक करीब वंदे मातरम सेवा संस्थान के सहयोग से 25,000 लोगों को 25,000 यूनिट हमने उपलब्ध करवा दी। अच्छा। आज भी अगर कोई व्यक्ति उदयलाल को फोन करता है, मेरे सब साथी लोगों को, हमारे को टीम वालों को फोन करता है कि हमारे को ब्लड की आवश्यकता, तो हमने कभी ये नहीं पूछा कि भाई तेरी पार्टी कौन सी है, तेरी विधानसभा कौन सी है, तेरी जाति कौन सी है, तू कहाँ का है, तू हमारे मिलने वाला है कि नहीं है। जिस व्यक्ति ने भी हमारे को फोन कर दिया तो हमारी नैतिक जवाबदारी है कि किसी भी तरीके से उसको अपन ब्लड की उपलब्धता करा के उसकी मदद करता है। तो उन जनता का जो जिसकी अपन मदद करते हैं तो वो दिल से आपको आशीर्वाद देगा कि भगवान इनका भला करे। बिल्कुल। कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद आप लोगों के साथ जुड़ जाता है। तो ये ऐसे आशीर्वाद जुड़ता गया।
और जनता का जो प्रेम बनता गया, कारबार चलता गया। पहले मैं ट्रांसपोर्ट नगर में था, फिर मैं मंडल में गया, आज पूरे जिले में सब लोग प्रेम करते हैं। तो ऐसे चलते गए, जनता का प्रेम बढ़ता गया और हमारे से जो जो सेवा होती करते जा रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। है तो करेंगे, नहीं रहेंगे तो भी करेंगे, रहेंगे भीलवाड़ा में, जाएंगे का। तो जब तक जीवन चलेगा, जनता की जैसी सेवा होगी करते रहेंगे। मांडल हमेशा से संवेदनशील क्षेत्र रहा है। आपने इलेक्शन के टाइम पे कहा था कि हमें 36 कौम का नहीं, सिर्फ 35 कौम का साथ चाहिए। तो क्या एक जो कौम है उसके साथ की जरूरत नहीं देखो, जब वो वोट देते ही नहीं है, है? अब मैं एमएलए बन गया हूँ, मैं संवैधानिक पद पर हूँ, जो व्यक्ति वोट देता भी नहीं है, हमारे ऊपर लड़ाई झगड़े करते हैं, मारने पर दौड़ते हैं। तो मैंने तो उस वक्त भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, ये देश है, सभी धर्म और वर्ग के लोगों का है, सब धर्म और वर्ग के लोग यहाँ रहते हैं, रहना भी चाहिए। हम जब विकास करते हैं तो रोड बनाते हैं, तो हमने ये नहीं कहा कि हमारे धर्म के लोग चलेंगे, उस धर्म के लोग इस पर नहीं निकलेंगे। हम कोई पानी नल भेजते तो ऐसा नहीं कहते हैं कि हम हमारे एक ही वर्ग को देंगे। विकास डेवलपमेंट सबके लिए है। पर मेरी विचारधारा अलग है, मैं मेरी हिसाब से जीता हूँ। आपने एक चीज नोट की, मैं हमेशा 100% सनातनी व्यक्ति हूँ। सनातन, देखो मैं नेता आज हूँ, कल नहीं रहूंगा, पर मैं सनातनी जब पैदा हुआ था तब से था, जब तक मरूंगा जब तक सनातनी रहूंगा। और मैं सनातन के लिए कुछ न कुछ करता रहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ सनातन धर्म आगे बढ़े, हमारे हिंदू हैं वो आगे बढ़े, हिंदुत्व आगे बढ़े। अब मैंने कभी इस्लाम के खिलाफ एक भी मर्यादित अल्गनल भाषा का उपयोग नहीं किया, ना कभी टिप्पणी की। अभी आपने कभी मीडिया, सोशल मीडिया देखा तो बताएं, नहीं किया बिल्कुल। मैं अगर मेरा जो धर्म है, सनातन धर्म है, हिंदुत्व की बात करता हूँ मैं, तो उसमें उन लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। मैंने किसी को अपशब्द नहीं बोला। मैंने उनके जो धर्म गुरु है या उनके जो पैगंबर हैं, उनका जो इस्लाम है, उनके खिलाफ मैंने एक भी लूज टॉकिंग नहीं किया। तो क्यों वो मेरे पे हमला कर रहे हैं? लुआरिया में मेरे ऊपर हमला किया गया, क्या किसी हिंदू के ऊपर अत्याचार हो रहा, अन्याय हो रहा तो उसकी मदद करना गुनाह है? नहीं है। हमारा एक भाई था, उसके ऊपर मारपीट की, मैं वहाँ गया। जब भी वहाँ धर्म जो हिंदुओं पे अत्याचार हुआ, मैं जहाँ जहाँ भी होता सब जगह जाता हूँ और अपनी टीम और लवाजमे के साथ जाता हूँ। ऐसा नहीं कि उदयलाल अकेला है, उदयलाल के साथ हजारों नौजवान साथी है। जब मैं गया तो मेरे ऊपर लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक हमला करवाया। किस्मत अच्छी थी तो मैं बच गया। फिर एक भाई ने कहा कि भाई तेरी किस्मत अच्छी, तू बच गया, उसने चैलेंज कर दिया मेरे को। तो जब मैंने सोचा भाई चैलेंज ही कर दिया तो फिर ऐसा देने से क्या फायदा, फिर मैं वापस गया चैलेंज के साथ। तो ऐसा तो नहीं कि भाई जब आदमी जीता है तो शान से जीना चाहिए, नहीं जीता है तो फिर जब तक जिए उसको शान से जीना चाहिए। किसी का बुरा नहीं करना, बट अपना किसी को बुरा करता तो उसको बुरा नहीं करना देना चाहिए। अगर किसी हिंदू पे आँच आती है तो मैं जब नेता नहीं था तभी जाता था, आज भी जाऊंगा, और जब नहीं रहूंगा तो भी जाऊंगा। नेता मैं आज हूँ, परमानेंट नहीं हूँ, पर मैं हिंदू, पैदा होते हिंदू था, आज भी हूँ, और मैं जब तक मरूंगा तब हिंदू ही रहूंगा। तो हिंदू और सनातनियों की बात करना, रक्षा करना, ये मेरा प्रथम कर्तव्य है। उदयलाल भड़ाना के लिए राजनीतिक की पहले नंबर पर नहीं है। पहले नंबर पर है मेरा देश सुरक्षित रहना चाहिए, मेरा धर्म सुरक्षित रहना चाहिए, फर्स्ट नंबर पे वो है। दूसरा नंबर पे है जन सेवा, मानव सेवा, जन कल्याण की मदद करता। मैं वंदे मातरम सेवा संस्थान के माध्यम से लोगों की सेवा करता हूँ। जैसे भी मेरी, मान लो मैं किसी को एक कप चाय पिलाता हूँ, बहुत सारे बड़े बड़े उद्योगपति अरबों खरबों रुपए की सेवा करते हैं। मेरे पास जितनी गुदड़ी है, जितनी मेरी श्रद्धा है, मैं वैसी मदद करता हूँ। पर मैं किसी न किसी दिन दुखी के साथ जाके खड़ा रहता हूँ, उसकी मदद करने का पूरा प्रयास करता हूँ। मैं दूसरे नंबर पर है जन सेवा, मानव सेवा। आज भी अगर कोई कांग्रेसी भी है और वो कहता है कि मेरी माँ बीमार है, मेरे को 5 बोतल खून, यूनिट खून चाहिए, मैं कहीं से भी अरेंज कराऊंगा, लेकिन उसको ये नहीं कहूंगा कि तू कांग्रेस का इसलिए मैं तेरे को नहीं दूंगा। वो मानवता है। पार्टी पॉलिटिक्स अलग है, राजनीति से ऊपर उठ के भी कोई कार्य होता है। और आज मैं यहाँ पर हूँ, वो सब उसी की देन है। किसी न किसी मेरी माताओं, बहनों का, भाइयों का, बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा। मैंने जिसकी छोटी मोटी मदद की होगी, किसी के साथ खड़ा रहा होगा, तो उसके दिल से एक आवाज निकली होगी, भगवान इसका भला करे। तो उसकी जो आशीर्वाद से आज मैं यहाँ हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं आपको कह रहा हूँ। मेरे पास तो 4 व्हीलर गाड़ी भी नहीं थी। मेरे कार्यकर्ताओं ने चंदा करके 2018 में मेरे को एक स्कॉर्पियो गाड़ी गिफ्ट दी थी। अच्छा, कि भाई ये उदयलाल जी आप गाड़ी लो और राजनीति करो और घूमो। और एक बहुत बड़ी बात है जो मैंने आज इन तक किसी को बताई नहीं, हमारे जो ग्रुप वालों के पास ही थी। गाड़ी भी उन लोगों ने दी और पैसा भी उन लोगों ने दिया। अच्छा,
150 कार्यकर्ता मेरे ऐसे थे, करोड़पति, लखपति, अरबपति कार्यकर्ता मेरे पास एक भी नहीं था। सब छोटे छोटे कार्यकर्ता थे, छोटे छोटे लोग थे। 150 लोगों ने एक ग्रुप बनाया और एक भाई के खाते में वो 1,000 रुपये डालते थे महीने का। ऐसे कार्यकर्ता की वजह से मैं नेता बना हूँ। 1,000 रुपये उस खाते में डालते थे, वो कार्यकर्ता मेरे को 1.5 लाख रुपये निकाल के देते थे कि ये आपको नेताजी। फिर मैं किसी गांव में जाता तो तेल का पैसा, कोई बेरू जी का चबूतरा बन रहा, क्रिकेट लग रहा, कबड्डी लग रहा, राजनीति में 1000 तरह के खर्चे होते हैं। और 1.5 लाख रुपये मैं अपने व्यापार से निकालता था पर मंथ। मेरा जो छोटा भाई है बाबूलाल, वो व्यापार देखता है, आज भी मेरी मदद करता है, हर मोर्चे में मेरे साथ रहता है। मतलब जैसा मैं हूँ वैसा ही वो, आपको लगेगा ही नहीं कि उदयलाल आया बाबूलाल आया। आप आज मेरे से मिल रहे हो तो हो सकता है कर मिलोगे तो कहो उदयलाल जी, तो होगा नहीं मैं बाबूलाल हूँ। अच्छा, तो मेरे भाई ने भी मेरा शुरू से बिजनेस में, व्यापार में, जब मैं बीमार हुआ आज दिन तक यहाँ पहुँचने में उसका बहुत बड़ा योगदान रहा, सपोर्ट रहा। भाई ने भी मदद की, माता पिता ने भी की। और जो मेरे कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ता बेचारा कोई फैक्ट्री में जाता है, कोई कपड़े का छोटा मोटा ग्रेडर है, कोई कुछ करता है, वो 10,000 रुपये महीने का नहीं दे सकता, पर 1,000 रुपये करके उन कार्यकर्ताओं ने चंदा करते थे। पिछले 7 साल से दे रहे हैं। कितने साल? 7 साल से ही 7 साल से वो मेरे को पैसा दे रहे हैं। तो मैं उन लोगों के आशीर्वाद से, उन लोगों की मेहरबानी से मैं आज एमएलए बना हूँ। एमएलए बनने के लिए आदमी को दिन उगते 10,000 रुपये कम से कम खर्चा चाहिए, 2-4 हज़ार रुपये का डीजल चाहिए, गाड़ी की किस्त भी चाहिए, ड्राइवर का पैसा चाहिए कि आप क्रिकेट में जा रहे हो, कबड्डी में जा रहे हो, वो आपको अतिथि बुला रहे हैं तो वो कहेंगे भाई साहब, छोटे बच्चे होते हैं, नौजवान, उनको भी कुछ ना कुछ सपोर्ट करना पड़ता है अपने को। क्योंकि नवयुवक क्रिकेट की प्रतियोगिता करते तो चंदा करके ही करते हैं। बिल्कुल। तो कहीं न कहीं छोटा मोटा सहयोग करके, आर्थिक सहयोग चल आर्थिक सहयोग से कभी जयपुर गए, कभी कहाँ गए, तो गाड़ी, टोल टैक्स, ये सब तरह के 1000 तरह खर्चे रहते हैं। बिल्कुल। तो उसके अगर जन नेता बनने के लिए, राजनेता बनने के लिए सबसे बड़ी अगर कोई ताकत है तो वो पैसा है। बिना पैसों के कोई नेता नहीं बन सकता है। पर मैं ये कहता हूँ कि जब आपने सोच लिया कि आपको कुछ करना है और आपने तय कर लिया तो मंजिल तय हो गई तो भगवान आपकी मदद करेगा। 100% आपने अगर सोच लिया तो आपको काम करेगा। राजस्थान ही नहीं, शायद पूरे भारत में ही एक ऐसा विधायक हूँ मैं कह रहा हूँ बिना पैसों का एमएलए हूँ। अब जिस दिन मेरे को टिकट मिला उस दिन मेरे पास कितने पैसे थे अब मैं कह तो नहीं सकता, पर हो सकते था। अगर ज्यादा ही कहो तो मैं कह देता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। पर ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, पैसा सब कुछ नहीं है। हाँ, प्रेम, प्यार, आशीर्वाद से सब काम होता है। 1 लाख रुपए भी मेरे पास घर पर नहीं थे जितने मेरे को टिकट मिला। 1 लाख रुपए मेरे सभी साथियों ने मेरी मदद की, मेरी पार्टी ने भी की, मेरे सब समाज के लोगों ने मदद की, और सनातन धर्म के जितने लोग हैं सब भाई, सब लोगों ने मदद की। और मेरे क्षेत्र में जो मान लीजिए छोटे मोटे उद्योगपति हैं उन लोगों ने भी की। तो मैं ऐसा नहीं कि मेरी मदद नहीं की, लोगों ने मदद की, तो मैं उन सब का आभार प्रकट करता हूँ, सब लोगों के। और मेरे से किसी ने पैसा लिया भी नहीं। मान लो कोई गांव है तो उस गांव में वो अपने लिए तन मन धन से खुद खड़े थे। ऐसा चुनाव मेरे हिसाब से मंडल के इतिहास में ना तो आज तक हुआ ना आगे होगा। अगर मैं भी लड़ूंगा वापस अगला चुनाव तो ऐसा जो प्यार आशीर्वाद फिर नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं रात को 2-2 बजे भी गाँव में जाता था, 1,000 लोग मेरे लिए इंतजार करते थे आशीर्वाद देने के लिए। गुजरलाल आ रहा है, उसको आशीर्वाद देना है। तो जनता का प्रेम था। पर मैंने भी गलत नीति से, एक भी आदमी को दुर्भावना से, गलत ये करने से अभी तक मैंने किसी का बुरा नहीं किया। मेरे पास लोग बहुत सारे आते हैं, पक्ष वाले भी आते हैं, विपक्ष वाले भी आते हैं। मैं सोचता हूँ कोई विपक्ष का भी है, उसका भी जायज वाजिब काम होता है तो कर देता हूँ। ये नहीं कहता हूँ तुम विपक्ष पार्टी का है तो राजनीतिक व्यवस्था कुछ है, राजनीतिक व्यवस्था नहीं है, आम भावना है, ठीक है। मेरा कोई दुश्मन नहीं है। हाँ, और मैं सबकी मदद करने का पूरा प्रयास करता हूँ। भगवान ने मौका दिया जनता का प्रेम प्यार से, तो क्यों ना अच्छा काम करे। जरूरी नहीं कि ये मौका फिर से मिले, और हो सकता है भगवान और ऊंची ऊंचाइयों पर ले जाए। पर मैं ये तय है मेरे मन में कि भाई दे या नहीं रहे, पर मन में आज भी मैं वही अपने आप को वही समझता हूँ कि मैं 10 साल पहले जो उदयलाल था। मैंने कभी मन में ऐसी फीलिंग आई नहीं कि मैं एमएलए हूँ। मैं लोगों से बैठकर बात करता हूँ, उठ करके बात करता हूँ, चाय पीता हूँ। सुबह 6 बजे से मैं मिलना स्टार्ट करता हूँ लोगों से, रात की 2 बजे तक मैं लोगों से मिलता हूँ। आपको अगर मेरी परीक्षा लेनी है तो आप 1:30 बजे मेरे को फोन करिए, तो मैं कहूँगा यार मैं 5 लोग बैठे इनकी करता हूँ, फिर बात। तो मैं कभी लोअर टी शर्ट में उठ जाता हूँ, ऑफिस में जाके बैठ जाता हूँ, तो कितनी बार तो सुबह 6 बजे से राम को 6 बजे तक ही उसी बिना नहाए धोए खाने पीने का कोई पता नहीं।
पर ये जनता जो आती है मैं सबकी मदद करता हूँ, जनता का आशीर्वाद है और मैं जो हूँ जनता की वजह से ही हूँ। विपक्षी पार्टी के नेताओं की फाइलें खोली जा रही है, केस लगाए जा रहे हैं, जो शायद आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी रहे हैं, तो देखो जिन्होंने जो गलत राजनीतिक रंजिश की वजह से क्या ये सब कुछ किया जा रहा है? ऐसा तो मैंने तो किसी की कोई फाइल खोली नहीं है। जो गलत करेंगे उनका सरकार, हमारी सरकार रिव्यू करेगी, जो गलत करेंगे उनका काम करेंगे। पूर्ववर्ती सरकार के नेता थे, उन्होंने तो पूरी धरती बेच खाई, कोई रखा ही नहीं। कोई समाज के लोग गए कि भाई साहब मैं फलाने आपकी जाति का नेता हूँ, हमारे उस वो जमीन है वहाँ को बचाई जाए, तो उन्होंने अपनी संस्था अपने ही बेटे के नाम पे, जो विजन इंडिया वेलफेयर सोसाइटी का जो सचिव वचिव है, वो उन्होंने 100 करोड़ की जमीन अपने नाम पे कर दी। उन लोगों ने कोई कार्रवाई की है, कानून वानून कोर्ट में गए तो शायद मैंने सुना निरस्त हो गई। अच्छा। और जो गलत करे मैं करूंगा तो मेरे को भी भुगतना, जो करेंगे जिनको भुगतना है, उसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। तो ये आपकी राजनीतिक रंजिश का मेरा ऐसा नहीं, मैं तो किसी से दुश्मनी रखता भी नहीं, और मैं साफ सुथरा जो कहता हूँ सामने कहता हूँ, नहीं होता जो कहता भी नहीं। और मैं तो कह रहा हूँ, मैंने कहा था मंडल महोत्सव में मंत्री जी को, रामलाल जी को बुलाइए, मैं उनके साथ बैठने के लिए तैयार हूँ। जब मैं इतना बड़ा मन कह सकता हूँ तो मैं क्यों दुश्मनी रखूँ? राजनीति है, राजनीति में 2 पार्टी 3 पार्टी इंडिपेंडेंट कोई भी लड़ सकता है। जनता जिसे आशीर्वाद देगी जनता जिसे आशीर्वाद देती है वो रहता है जी। और जिन्होंने जो गलत कृत्य किए होंगे तो उनको सजा मिलेगी। मैं करूंगा तो मेरे को मिलेगी, किसी ने किया तो किसी को मिलेगी। ये कोई राजनीतिक व्यवस्था नहीं है। जो गलत कर रहे हैं तो उनको शासन प्रशासन है, सरकार अपनी तरफ से कार्रवाई करे, उससे हमारा कोई आपत्ति नहीं। अवैध बजरी का मुद्दा समय समय पर उठता रहा है, तो क्या कारण है इसका? इसका कोई समाधान है या नहीं है? अवैध बजरी का क्या है कि भाई ये बजरी वाले लोग हैं, अब इनको माफिया बना दिया गया। अच्छा। मैं इस पक्ष में नहीं हूँ, मैं तो इस पक्ष में हूँ कि भाई सरकार इसकी रॉयल्टी चालू करे। खान विभाग के द्वारा नदी के किनारों पे बिठा दिए हुए 200 रुपये टन 300 रुपये टन, जो भी सरकार का सिस्टम नियम है, उन लोगों से वसूलें और वो अपना काम करें। आज की तारीख में क्या हो रहा है कि ये बजरी की लीजें नहीं होने की वजह से ये बेचारे कोई माफिया नहीं है। मैं भी जाता हूँ गाँव में, लोग कहते हैं भाई बहुत सारे तो ऐसे हैं, किसी ने ट्रैक्टर ले रखा है, किसी ने ट्रक ले रखा है, किसी ने ट्रेलर ले रखा है, किसी ने जेसीबी ले रखी। एक भी माफिया मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होगा जो करोड़पति होगा। माफिया तो सब लगाने नहीं चाहिए, काम धंधा व्यापार रोजगार सब करते हैं, बिल्कुल सबके माफिया सब लगा जाए। माफिया किसके लगा जाता है? माफिया डॉन होता है उसके लगा जाता है, बिल्कुल। और ये केवल बजरी से बजरी संबंधी अगर मैं तो कहता हूँ, जिसने ट्रैक्टर लिया, ट्रक लिया, ट्रोला लिया, जेसीबी ली, डंपर, जो भी छोटा मोटा साधन ले रखा है, एक भी व्यक्ति करोड़पति नहीं है मेरे हिसाब से। किसी ने 2 लाख कहीं से उधार लिया, किसी ने अपनी माँ के जेवर गिरवी रखे, किसी की पत्नी के रखे, वैसे करके 2-4 लाख रुपए लेके ट्रैक्टर छोटा मोटा साधन लेते हैं। 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, ऐसे करके वो करते हैं। नदी नालों से रेत भरते हैं, वो चित्तौड़ वित्तौड़ जाके बेचते हैं, 2,000-5,000 रुपये उसमें बचते हैं। आज सरकार डीएमएफटी के फंड के, राज्य फंड के, ये सड़कें बन रही, बिल्डिंगें बन रही, भवन बन रहे हैं, इतने जो सरकारी भवन बन रहे हैं, या तो लीज खोलो, लीज देंगे जिसका जो साधन होगा जो, बिल्कुल। एक तरफ सरकार कहती है कि भाई चाहे सरकार किसी की, हमारी हो चाहे उनकी हो, किसी की हो, कि सरकारी भवन बनेगा, बिल्डिंग बनेगी, तो बजरी, डस्ट, पत्थर कहीं ना कहीं से आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, निर्माण के लिए जरूरी है। निर्माण के लिए आएगा। तो ट्रैक्टर वाला आवे चाहे जैसे भी आवे, लीज दो, वो पैसा जमा कर। मैं तो कहता हूँ भाई, मैंने कभी बजरी माफिया का सपोर्ट नहीं किया, और मैं तो माफिया मानता भी नहीं। देखो बेचारे छोटे गांव के लोग हैं, गरीब लोग होते हैं, तो ट्रैक्टर डंपर वाला कौन सा रोजगार के लिए रोजगार काम कर रहे हैं। धरती पर सब लोग करते हैं, आप लोग भी करते हो, हम भी करते हैं, मेरे भी ट्रांसपोर्ट का व्यापार है, बिल्कुल। मैं भी चाहता हूँ कोई मेरी 10 ट्रकें और लगे तो 25-50 हज़ार मेरे भी रोजगार आए। तो उस जो ट्रैक्टर ट्रेलर वाले जो हैं, उन लोगों को सरकार को, मैं तो एक छोटा सा आदमी, मैं तो सरकार को कहे तो निवेदन कर सकता हूँ जी। ये आपके चैनल के माध्यम से भी निवेदन करना चाहता हूँ। मैं सीएम साहब से मिलूंगा तो ये भी कहूंगा कि भाई या तो लीज जारी कर दें, जिससे कि जो सिस्टम है लीज के वो भरें, और या सर जब तक लीज नहीं होती है तो खान विभाग के कर्मचारी बैठे आराम से रेस्ट कर रहे हैं, उनको लगा दिया जाए नाकों के ऊपर। वो सारे अधिकारी कर्मचारी हैं। तो केवल ये खान को रेत के लिए कोई कमा रहा है तो एक ही विभाग कमा रहा है। अब वो आप भी समझ रहे हो कौन सा विभाग है? खनन विभाग। खनन विभाग नहीं, खनिज विभाग नहीं कमा रहा। अच्छा, खाकी वर्दी विभाग वाले। अच्छा अच्छा अच्छा। खनिज वाले तो बेचारे जाते हैं, उनके पास स्टाफ भी कमी भी है। हाँ, एक तरफ तो लोगों को माफिया बनाया जा रहा है, और फिर माफिया क्या, वो बेचारा कोई भी मानो ट्रैक्टर भरता है, वो अंधाधुंध जाता है स्पीड से, हाँ,
और वो किसी ने बहुत सारी जानें ले ली। जब वो 2 पैसा जमा कराएगा, 100 200 500 रॉयल्टी जमा कराएगा ट्रैक्टर की, तो शान से धीरे जाएगा, खाली करके आ जाएगा। बिल्कुल उसको डर नहीं, डर के मारे जाते हैं। तो कितनी या सैकड़ों जाने जा चुकी है। बिल्कुल। किसी का बेटा होता है, किसी का भाई होता है, किसी का पति होता है, उसकी अगर जान चली जाती है तो वो उस पर क्या गुजरती है जिसपे वो जान सके। जिसके साथ घटना हुई है। बिल्कुल। तो अगर सरकार अगर सिस्टम से कर देगा तो आराम से वो धीरे से जाएगा, भर के लाएगा। सरकारी बिल्डिंग, हॉस्पिटल बन रहा है, प्रशासनिक भवन बन रहा है, तो क्या उसमें बजरी की आवश्यकता नहीं होती? बिल्कुल होती है। आप हॉस्पिटल बना रहे हैं, आप सरकारी भवन बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, सीसी बना, तो सब में जो सिस्टम है वो चलेगा। लीज को ना वो सभी समाधान हो जाए। लीज कर दें, लीज नहीं करें तो कुछ टाइम की सरकार अपने वो तो रहे तो फिर भी जा रहा है। हाँ, सरकार को राजस्व की हानि हो रही है, हो रही है। जेब में किसी और की भरी जा रही है। प्राइवेट तौर पे काम हो रहा है। और जो खाली अभी कुछ दिन पहले पुलिस विभाग वाले जो अधिकारी थे, उन लोगों ने वाई वाई लूटने के लिए जो खाली ट्रैक्टर डंपर पड़े थे घरों से पकड़ पकड़ के लाते हैं। तो ये पुलिस विभाग की तानाशाही, गुंडागर्दी थोड़ी कम हो जाएगी। बिल्कुल। और रोजगार वाले आदमी को रोजगार मिलेगा। लोगों को रोजगार हाँ, मिले, और गरीब आदमी इसी को। बड़ी अच्छी बात है। माफिया वाफिया कोई नहीं है, वे सब कमा खाने वाले लोग हैं, सब गरीब लोग हैं। और ये उद्योगपति तो वो होता है जैसे कपड़े की फैक्ट्री चल रही है, वो चल रही। मेरे विधानसभा क्षेत्र चित्तौड़ रोड के ऊपर बहुत सारी प्रोसेसिंग यूनिटें हैं। जीरो डिस्चार्ज के नियम से उन लोगों को दे रखा है कि आपको एक भी बूंद पानी बाहर नहीं निकालना, प्रोसेस करके जीरो डिस्चार्ज के नियम से एनओसी दे रखी है। काला पानी। काला पानी, हाँ। वो सारा काला पानी वो नाले में छोड़ रखे हैं। वही पानी जा रहा है कोठारी नदी में, कोठारी नदी से वो पानी जा रहा है कल्याणपुरा, गोवाड़ी, मंगरोप, ये दरी, ये सब गाँव में सब्जियां बन रही है। और वो सब्जी आपके भिलवाड़ा में आ रही है। उसी सब्जी को वही फैक्ट्री का सेठ भी खा रहा है, उस सेठ का मैंने फैक्ट्री का मजदूर भी खा रहा है, आप भी खा रहे हो, मैं भी खा रहा हूँ। बिल्कुल। अगर केमिकल वाला पानी नदी में जाएगा, नदी से कुएं में जाएगा, कुएं से सब्जी में जाएगा, सब्जी अगर आप खा रहे हो तो नेचुरल है, आपको कैंसर होना है, बिल्कुल। मेरे को भी होना है, बीमारी होगी। टमाटर खाता है, अरे ये तो अच्छा टमाटर है, ये अच्छी भिंडी है, ये अच्छी मिर्ची है, उसको पता नहीं कि आपने जो काला पानी छोड़ा वो बनास नदी में गया। हाँ। बनास नदी में गया, उसको दरी झोंपड़िया कल्याणपुरा वालों ने सब्जी उगा करके आपको कृषि मंडी में भेज दी, आपने खा ली, आपके जीवन के ऊपर भी प्रभाव पड़ रहा है। ठीक बात। तो केमिकल युक्त पानी है, उसको बंद करें, मैं तो इसके पक्ष में हूँ। पर समय समय में हमारे लोग वहाँ कहते हैं, और फिर भी मैं कहता हूँ भाई फैक्ट्री, अभी लोग कहते हैं कि उद्योगपतियों को धमकाते हैं। एक भी उद्योगपति आके बोलते हैं कि मैंने किसी को धमकाया हूँ या किसी को फोन किया, मेरा एक फोन गया, कॉल डिटेल चेक कराते हैं। मेरे जो आका है, ये मतलब राजनीति में जो कंपिटिटर हैं, अलग अलग तरह की बातें बोलते हैं। उदयलाल भराना साफ सुथरी बात करने वाला व्यक्ति है, साफ सुथरी करता था और करता है, करता ही रहेगा। राजनीति तो आती जाती रहेगी, राजनीति का चिंता और प्रभाव करता भी नहीं होगा, पर जनता के साथ खड़ा था। इसलिए मेरे जैसे गरीब व्यक्ति को पकड़ के एमएलए बना दिया, ये कम बात नहीं है। मेरे कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, ना कोई मेरे ज़्यादा है, केवल एक किसान का बेटा हूँ। जनता के आशीर्वाद था, जो पकड़ के मेरी पार्टी ने टिकट दे दिया, जनता ने वोट दिया, मैं बन गया। जब तक जीऊँगा जनता की सेवा करूँगा, जनता के हितों की रक्षा करूँगा, चाहे कुछ भी हो। आज हमने भीलवाड़ा जिले में जिंदल कंपनी चल रही है 2008 से, 1258 बीघा जमीन उसको दे दी गई। बिल्कुल। किस लिए दी थी जमीन? इसलिए दी कि आपको लोकल लोगों को रोजगार देना है। एमओयू कर रही सरकार बाहर से, विदेशों से, प्रदेशों से बुला के कि आप हमारे लोकल लोगों को व्यापार दो, रोजगार दो। इसके लिए तो सरकार को बिल्कुल उनको सुविधाएं दी जा रही है। पर वो तो ऐसा है कि एक भी लोकल लोगों को सब लोगों को ठेके में लगा रखा। सुरास गांव है, पिता ये पांचल गांव है, मालोला है, रेडवास है, ये सब समोडी है, दरीबा, इन सब लोगों की जमीनें गई है। तो उन लोगों को ऑन रोल कंपनी में काम देना चाहिए ना, देना चाहिए। सब ठेके पे दे रखे हैं। इसके लिए ठेकेदार चित्तौड़ का, ठेकेदार यूपी का, ठेकेदार हरियाणा का। तो हरियाणा और यूपी के ठेकेदार बन करके पैसे कमा रहे हैं, हमारे लोगों का मिट्टी खा रहे हैं। तो उसी लोगों को, अब जिस लोगों की आपने चारा का भूमि छीन ली, जिन लोगों के आपने मेजाबाद की नहरें आ रही, नहरों को तोड़ दी, उन लोगों के तालाब आपने भर दिए, जिन लोगों को आपने ये कर दिया, तो उन लोगों का आप ऑन रोल कंपनी में काम दो ना। तो आज इतनी बड़ी जिंदल कंपनी है, उसमें केवल 22 लोग नौकरी करते हैं ऑन रोल, सब लोगों को ठेके पर लगा रखा है। और बाहर के दूसरे प्रदेशों के लोगों को, अगर हमारा कोई व्यक्ति आवाज उठाता है, उसको गोली मार दी जाती है। अच्छा। और पूर्ववर्ती सरकार के जो नेता हैं, सब ठेके उन्होंने ले रखे हैं, क्योंकि जमीनें अलॉट उन्होंने की, वो मंत्री थे, राजस्व मंत्री थे, सारी ले दी, तो सारा 5-10 साल का कर दिया। फायदा उनको ही पहुंचाया जा रहा है। और जो कानून के जो नियम है, जिसकी जितनी ब्लास्टिंग करनी चाहिए, वो ब्लास्टिंग 3 गुना 10 गुना ज्यादा कर रहे हैं। लोगों के रात ही एक गोपाल जाट आया था, बेचारा रेडवास गांव का, वो मेरे से, भाई साहब मेरे मकान में दरारें आ रही, तरड़े आ रही। मैंने उसकी जिंदल कंपनी के जो मालिक हो गया ना, मैनेजर है कोई सिन्हा, उसको फोन लगाया, 3 बार उठाया नहीं। अच्छा।
बोले क्या करूं मैं, क्या धरना लगाऊं, मैं कहता इच्छा हो जो करना भाई। उसका मकान टूट रहा, वो भी जाट है, मंत्री जी भी जाट है, वो थोड़ा गर्म भी हो गया। मैंने कहा यार मैं क्या कर सकता हूँ, फिर भी उनकी मदद करूंगा मैं, ठीक बात है। मैं तो आम लोगों के साथ हूँ। पर जैसे और जितनी भी इंडस्ट्री लग रही है, उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि मैं इसकी चारागाह भूमि बिला नाम भूमि सरकार से अलॉटमेंट करा रहा हूँ, तो इनका भी हक बनता है कि मैं इसको रोजगार दूं उचित, जो यथा संभव जिसकी योग्यता अनुसार। अगर आप फैक्ट्री लगा रहे हो, उद्योग लगा रहे हो और ठेकेदार बाहर के बुला रहे हो, हमारे लोगों को मजदूर टाइप जो भेड़ बकरी की तरह अगर काम है, तो ऐसा नहीं चलेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत जल्द इनकी फैक्ट्रियां बंद कराएंगे, आंदोलन करेंगे, लोकल लोगों को रोजगार दिया जाए। और उनका जो स्टील प्लांट का जो उन्होंने वादा किया था कि स्टील प्लांट लगाया जाए, तो बहुत जल्द 1 साल के अंदर स्टील प्लांट लगाया जाए। नहीं लगाया जाता, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, तो मैं कह रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से आंदोलन करेंगे। सरकार से आपने प्लांट लगाया था, आपने कहा था हम स्टील प्लांट लगाएंगे, हजारों लोगों को रोजगार देंगे, कहाँ है स्टील प्लांट? सारी गिट्टी बना बना के उसको आप गुजरात ले जा रहे हो। मैं तो कहता हूँ उसके अंदर सोने की मात्रा और निकलती है, क्यों ले जाते हो आप विदेश में? ऐसा क्या लोहे के अंदर जो उसको वो करना पड़ता है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट कर रहे हो? हाँ, यही स्टील प्लांट लगाओ, यही लोहा बनाओ, यही इसको देश में भेजो, हमारे हजारों लोग रोजगार पाएंगे यहाँ पर वो तो अच्छा है जो भी है, आंदोलन होगा। पर मैं आम किसान और गरीबों के साथ था, हूँ, रहूंगा। विधायक सहायता केंद्र के लिए अभी आपने एक व्हाट्सएप चैटबॉट की सुविधा जनता को दी है अपने क्षेत्र की, तो किस तरह से काम करता है ये चैटबॉट और किस तरह की समस्याओं का समाधान हो सकता है इस चैटबॉट से? देखिए जी, आज आईटी का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, हाईटेक जमाना है जी। जमाना के अनुसार आदमी को चलना चाहिए। जैसा समय है, जैसा जमाना है, वैसे चलना चाहिए। आज दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है, सैटेलाइट लगे हुए हैं, पूरे देश प्रदेशों में पूरी पल पल की रिपोर्ट होती है। आप भी जो इसको बना रहे हो, इसको जनता को दिखाओगे। बिल्कुल। हमारे एक भाई, एक साथी है, उनके साथ में बैठा उठा, तो फिर उनसे मैंने एक व्हाट्सअप चैटबॉट के माध्यम से एक ऐप बनवाया, उसके माध्यम से उदयलाल वडाना सहायता केंद्र के नाम से जी। और 27 तारीख को राजस्थान के यशस्वी उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी बैरवा के द्वारा उनका उद्घाटन भी करवाया, मांडल महोत्सव कार्यक्रम के अंदर ही। अच्छा। उसके माध्यम से क्या होता है कि अगर कोई आदमी कहीं भी बैठा है, कोई सूरत में व्यापार करता है, कोई अहमदाबाद में करता है। अभी आज ही मेरे पास एक मैसेज आया सिंगापुर से, एक राकेश सुतार नाम का, हमारा एक कनाडा के पास में कस्बा है रे, वहाँ का है, वो रहने वाला, और वो सिंगापुर में अपना कोई व्यापार करता है। कुछ समय पहले वो शादी में आया था और गांव में आया था, तो बोले खंबा लाइट का उसके में बाधक बन रहा था। अच्छा। उसने सिंगापुर से ही एक मेरे को मैसेज डाला, तो फिर मैंने अभी उनसे फोन पर संपर्क किया कि भाई आप राकेश जी क्या हुआ, तो उसने कहा वैसा मैं तो, मैंने कहा भाई कहाँ हो, तो उसने कहा मैं सिंगापुर हूँ। मैं अभी वहाँ जालमपुरा में लादू जी की शादी में आया था, तो मैं घर रुका था 3-4 दिन, तो वो एक खंबा है, बाधक बन रहा है, गाँव वालों के लिए परेशानी है, उस खंबे को आप थोड़ा टूट रहा है, कभी भी जान ले सकता है, तार गिर सकते हैं, तो उसको थोड़ा आगे लगवाइए। मतलब एक व्हाट्सएप पे उसने सिंगापुर से मैसेज अपनी समस्या बता दी। मैंने उनसे फोन पर मैंने खुद बात की, और लाइन के एन को भी मैंने कहा कि उनसे संपर्क करके उससे समस्या मेटो, तो उन्होंने लाइट के एन अनिल हरीश जी टेलर, उन्होंने भी संपर्क किया, और उनकी समस्या 2 दिन में खत्म हो जाएगी। तो व्हाट्सएप चैटबॉट के माध्यम से जो व्यक्ति सिंगापुर में बैठा है, वो अपने एमएलए से जुड़ रहा है। हाँ। और जो व्यक्ति अहमदाबाद के अंदर बंगाल का काम कर रहा है, वो जुड़ रहा है। कोई व्यक्ति आइसक्रीम बेचता है दिल्ली में, वो भी जुड़ सकता है। कोई व्यक्ति आसाम के अंदर बैठा है, वो मेरे से जुड़ सकता है। कोई व्यक्ति कनाडा में बैठा है, कोई बागौर में बैठा है। मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से जो युवा है, जो नौजवान है, जो जैसे समय की मांग है, उसके माध्यम से जो उनकी समस्या है, वो हमारे को भेजते हैं। सबसे पहले तो उसमें लिखते हैं कि भाई आपका नाम क्या है, एक मैसेज आता है, उसमें एमएलए लिख के टाइप करना होता है। एमएलए लिख के वो फिर सिस्टम पूछता है कि भाई आपका नाम क्या है, कि मेरा नाम उदयलाल है। आपकी पंचायत समिति कौन सी है, कि मेरी पंचायत समिति स्वाना है। पंचायत समिति के अंदर आपका गांव कौन सा है, कि मेरा गांव पालड़ी है। अच्छा। पालड़ी के अंदर भी आपका कस्बा कौन सा है, कि मेरा कस्बा तेली खेड़ा। तेली खेड़ा के अंदर जो है आप, फिर वो अगर और पूछेगा आप जो हमारे को पूछ रहे हो आप क्या हो, किसान हो, छात्र, अपनी जो का हाँ। उसकी डिटेल उसमें दी ली जाती है। ठीक है। उसके बाद में उसको जारी करके आगे जाता है। फिर उसमें आप पूछा जाता है कि आप किस विभाग में, लाइट में, पानी में, रोड में, सड़क में, सभी विभागों में उसमें डिटेल है। ठीक है। इस पे वो क्लिक करता है। उस विभाग के बाद में ऑप्शन आता है कि भाई आपको 600 शब्दों के अंदर आपकी जो समस्या है, उस समस्या को आप हमारे तक भेज सकते हो। अच्छा। जो भी समस्या होती है वो 600 शब्दों के अंदर अंदर लिख के हमारे को भेज देता है। और उसमें एक ऑप्शनल भी है कि मान लो सड़क टूटी हुई है, लड़ाई झगड़ा हो गया, सर फूट गया, लाइन टूट गई, टेलीफोन टूटे, जो भी हो गया, जो भी समस्या है, इसकी फोटो खींच के भी वो हमारे साथ भेजता है। अच्छा। और फिर उसको वो दर्ज कर देता है। तो हमारी तरफ से एक मैसेज आता है कि आपने हमारे इस हेल्पलाइन नंबर में जुड़े, आपका धन्यवाद, आभार।
एक फिर मैसेज आएगा कि आपको समस्या दर्ज कर ली गई, आपका समस्या नंबर 285। अच्छा, हाँ, उसको टोकन नंबर मिलेगा आपका, इस उसकी जानकारी केवल उसी व्यक्ति को उसी मोबाइल से रहेगी, अच्छा, कोई दूसरा व्यक्ति उसकी जानकारी नहीं ले सकता। उसको समस्या आप बोलेगा आपका टोकन नंबर 285, फिर रहेगा, फिर वो सूचना सारी अब जो जानकारी हमारे पास आ जाएगी। तो मैंने एक टीम और ऑफिस बना रखा है जो वो वहाँ उसकी डिटेल लेके मेरे को देते हैं, फिर मैं अधिकारियों से जिस व्यक्ति की समस्या मैं खुद बात करता हूँ, अच्छा, उस बोलिए भाई साहब राकेश जी, या जो भी उनका जो नाम रहता है, कि आप क्या समस्या है? बोले मेरी ये समस्या है। फिर उस विभाग वाले अधिकारी से मैं बात करता हूँ, उसको मैं कहता हूँ कि ये फलाने व्यक्ति का नंबर ये मैं आपको व्हाट्सअप कर रहा हूँ, सब संपर्क करके उस समस्या का समाधान ढूंढना है। तो अभी 2-4 दिन हुए हैं, अभी थोड़ी समस्या रहेगी, हाँ, और हम कर रहे हैं। लोगों से मैं खुद डायरेक्ट बात करता हूँ। अच्छा, और जब जमाना आगे चांद पर जा रहा है, तो हम भारतवासी मंडलवासी चांद पर जाने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे? हाँ, करें, समय के अनुसार है। एक समय ऐसा भी था जब कोई नेता होता था तो गांव में जाता था तो शाम को ही खड़ा था, मोबाइल नहीं थे। आजकल मोबाइल, व्हाट्सएप, लैपटॉप बहुत सारे हैं, तकनीकों तो तकनीक का उपयोग करें और तकनीक समय के अनुसार चले। और ऐसा ही मैंने 5 जुलाई को मेरा जन्मदिन था, उस 5 जुलाई को मैंने उदय ई मित्र सेवा केंद्र के नाम से 3 पंचायत समिति है मेरी विधानसभा क्षेत्र में, तीनों जगह मैंने ई मित्र खोला है। राजस्थान सरकार और भारत सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिसका ई मित्र के माध्यम से काम होता है, ग्रामीण आदरणीय भजनलाल जी के द्वारा वर्चुअल उद्घाटन करा करके मैंने मांडल विधानसभा क्षेत्र वासियों के लिए सौगात दी है। जो जनता ने मेरे को एमएलए बनाया, वहां से जो राजस्थान सरकार की तरफ से मेरे को सैलरी मिलती है, जो भत्ते मिलते हैं, जो खर्चा आता है, वो सब पैसा मैं उनको देता हूँ। 3 कार्यालय खोल रखे हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर, सारे प्रिंटर लगा रखे हैं, ऑफिस लगा रखे हैं, और जिसका जो टोकन करता है उस टोकन का पैसा मैं मेरी सैलरी से देता हूँ। मतलब जितना पैसा आता है, करीब 1.90-2 लाख रुपए करीब एक विधायक को सारे खर्चे 2 लाख रुपए मान लो मिलता है, हाँ, तो वो मैं 2 के 2 ही लाख आम जनता के लिए वापस दे रहा हूँ। उनके संचालन में जब मैंने आपको पहले भी कहा कि मेरा कुछ लगा ही नहीं था, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जनता ने जब मेरे को फ्री में एमएलए बनाया तो मैं इकट्ठा करके भी क्या करूंगा। हाँ, और इसलिए मैंने वो जनता के द्वारा जनता के लिए वापस समर्पण करके वो ई मित्र खोल रखे हैं, और काम चल रहे हैं। लोगों का आते हैं, छोटी मोटी सेवा जो होती है हम करने का पूरा प्रयास करते हैं। हूँ गुजर में, हूँ गांव से, मैं पढ़ा लिखा भी 10वीं 12वीं तक ही हूँ, पर मैं ऐसे अच्छे लोगों के साथ उठता बैठता हूँ, क्योंकि मैं शुरू से ट्रांसपोर्टर व्यापारी हूँ, तो मैं व्यापार में महाजन वर्ग, व्यापारी वर्ग के साथ उठा बैठा हूँ। तो ऐसे अच्छे लोगों के साथ उठता बैठता हूँ तो अच्छे विचार आते हैं, वो सब अच्छी राय देते हैं। तो जो मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि जो राय देता है मेरे को अच्छी लगती है कि राय अच्छी है, तो वो मैं काम कर लेता हूँ। मैं जिद्दी टाइप का व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं जो कहूँगा वही होगा। अच्छा लगता है वो मैं सबकी बात सुनता हूँ, जो अच्छा लगता है उसको अमल में लेके धरातल पर उतारने का प्रयास करता हूँ। ये है।